61 तारा की हंसी आरुषि की तड़प। माथुर इंडस्ट्री मीटिंग रूम। सुहानी मीटिंग रूम में बैठे हुए सारे बिजनेस मेंस को देखकर जाके अपने हेड चेयर पर बैठ गई। वहीं वो लड़का सुहानी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वहां बैठे हुए कुछ लोगों की नज़र सुहानी पर थी तो कुछ की उस लड़के पर। उस लड़के का ड्रेसिंग कोड देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लड़का सुहानी का बॉडीगार्ड है। सुहानी इस वक्त अपने चेयर पर बैठी हुई थी और उसके पीछे ही एक लड़का खड़ा था। उस मीटिंग रूम में बैठे हुए हर एक की नज़र उस पर ही टिकी हुई थी। लेकिन विहान की नज़र सुहानी पर थी। वो वहाँ अपने अलग ही मकसद के वजह से वहाँ आया हुआ था। वहीं अधिराज और राधिका की नज़र उस बॉडीगार्ड पर था। तभी सुहानी वो लड़का थोड़ा अपना कर्कश आवाज में बोला, अंडरस्को मीटिंग स्टार्ट करे। उस लड़के की आवाज़ ज़्यादा ही सख्त था। वो इस वक्त सुहानी का परमिशन का वेट कर रहा था। तभी सुहानी उसे एक नज़र देखकर हाँ में सर हिलाती है। तो वो लड़का खुद ही जाकर प्रेजेंटेशन देने लगा। तभी राधिका सुहानी की तरफ झुककर धीरे से उससे बोली, अंडरस्को ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है या असिस्टेंट सुहानी? उद्धरण चिन्ह। सुहानी की चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो उस लड़के को देख उससे बोली, अंडरस्को दोनों माम, हाल ही में मेरे साथ एक कंपनी में ही अटैक हुआ था जिस वजह से मुझे एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत थी लेकिन ये लड़का बॉडीगार्ड के साथ साथ असिस्टेंट का काम भी बखूबी निभाता है तो एल। सुहानी ने अपनी बात बीच में ही रोककर राधिका को देखने लगी। राधिका ने कुछ नहीं कहा। वो फिर प्रेजेंटेशन के तरफ ध्यान देने लगी। उस लड़के का प्रेजेंटेशन हर एक को चौंका दे रहा था। वही विहान प्रेजेंटेशन देखते हुए सुहानी को देख रहा था। सुहानी को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई तो वो विहान के तरफ देखने लगी। विहान अभी भी उसे ही देख रहा था। सुहानी फिर उससे नज़रें हटाकर सामने देखने लगी। थोड़ी देर में उस लड़के का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे क्योंकि हर किसी को उसका प्रेजेंटेशन पसंद आया था। तभी राधिका उस लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोली, अंडरस्को इम्प्रेसिंग। राधिका की बात सुनकर वो लड़का राधिका को देखने लगा। उसकी बेजान सी आंखों में इस वक्त अजीब सा इमोशन नजर आ रहा था। वो फिर अपना हाथ बढ़ा देता है। वही राधिका हैंडशेक करते हुए उस लड़के को देखते हुए पूछती है, अंडरस्को तुम्हारा नाम? उद्धरण चिन्ह रक्षित। उस लड़के ने अपना नाम बता दिया तो राधिका अपना सर हाँ में हिलाकर सुहानी को देख कुछ कहती उससे पहले ही विहान बोल पड़ा, अंडरस्को अभी हमारा प्रेजेंटेशन भी बाकी है माम, थोड़ा हम पर भी ध्यान दो। विहान की बात सुनकर राधिका स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्को शो। उद्धरण चिन्ह। वहीं रक्षित जाकर सुहानी के पीछे खड़ा हुआ। वही विहान सुहानी को एक नज़र देखकर अपना प्रेजेंटेशन देने चला गया। अक्षत का प्राइवेट विला। तारा इस वक्त पूरे विला घूम घूम कर अनुराग को ढूंढ रही थी कि उसे लग रहा था कि अक्षत उसे कल झूठ बोला था। तारा ढूंढते ढूंढते अनुराग की रूम तक आकर रुक गई। रूम में अनुराग नहीं था। तारा रूम का डोर ओपन कर अंदर चली गई। तारा जाकर रूम की लाइट जलाकर रूम को देखने लगती है। लाइट जलते ही तारा को सामने ही एक मिडिल एज की औरत की तस्वीर दिखाई देती है जो बेहद हंसते हुए एक लड़की को गले लगकर सामने देख रही थी। उस तस्वीर को देखते ही तारा की आंखें नम हो गई। वो फिर अपनी नमी आंखों से आसपास देखने लगी। रूम देखकर ऐसा लग रहा था कि रूम में कोई रहता है। वो रूम बाकी के रूम की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। तारा रोते हुए बोली, अंडरस्को इसका मतलब कल वो सब कुछ वहम नहीं है, बाबा जिंदा है। तारा अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख कर रोते हुए रूम को देखने लगी। कि तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ तो तारा हैरानी से सामने देखने लगी। सामने इस वक्त अनुराग ही खड़ा था। अनुराग भी तारा को ही देख रहा था। वो उसे देख अपने मन में बोला, अंडरस्को मुझे पता था लिटिल कैट तुम अब मुझे ढूंढने की कोशिश जरूर करने लगोगी लेकिन इतना जल्दी मुझे ढूंढ पाओगी यह नहीं पता था। अनुराग बस एक टक तारा को देखने लगा। तारा रोते हुए अनुराग को ही देख रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि यह सब सपना है। वो आगे धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगी। तारा अनुराग के सामने जाकर उसके गाल पर हाथ रख कर छुते हुए उसे देखने लगी। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनुराग उसके सामने जिंदा खड़ा है। वहीं उसे इस तरह रोता देख अनुराग से देखा नहीं जा रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, अंडरस्को मैं जिंदा हूँ लिटिल कैट। उद्धरण चिन्ह। अनुराग की बात सुनते ही तारा जोर जोर से रोते हुए उसे देखने लगी। वही अनुराग की आंखें नम हो गए थे। वो आगे आकर उसे गले से लगा लेता है। वहीं तारा उसे कसके पकड़ कर खड़ी थी। वो जोर जोर से रो रही थी। उसकी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रही थी। अनुराग तारा के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अंडरस्को शांत हो जाओ लिटिल कैट, अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगी तो तुम्हारा पति मुझे सच में मार डालेगा। तारा अपना सर ऊपर कर उसे देखने लगी। वही अनुराग उसके आंसू पोंछते हुए उससे कुछ कहता उससे पहले ही तारा बोली, अंडरस्को आप इतने दिन तक कहाँ थे बाबा? क्या आपको मेरी जरा सा भी याद नहीं आई? कहाँ थे आप? उद्धरण चिन्ह। तारा की आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे थे। वही अनुराग उससे बोला, अंडरस्को वक्त आने पर सब बता दूंगा अभी। उद्धरण चिन्ह। ओह तो आपको भी अक्षत के तरह मुझे कुछ नहीं बताना है? तारा रोते हुए उससे अलग होते हुए कहती है। तो अनुराग उसे ही लाचारी में देखने लगा। वही तारा रोते हुए फिर से बोली, अंडरस्को पूरे 10 साल बाद आप मेरे सामने आए। नहीं नहीं, आपको ढूंढते हुए मैं आई हूँ आपके पास, आपको तो मेरे सामने आना ही नहीं था।
तारा रोते हुए अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है एल। तो अनुराग उसे ही देखने लगा। एल उसे अच्छे से पता था तारा इस तरह बात करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। एल अक्षत और विकास की तरह वो पत्थर दिल का नहीं था और यह बात तारा भी अच्छे से जानती थी। बाबा बताए आप इतने साल तक मुझसे दूर क्यों थे? आपको पता है एल मुझे सब कितना तंग किया करते थे। तारा रोते हुए वापस अनुराग के पास आकर थोड़ा चिल्लाते हुए बोलती है तो अनुराग की बाहें तंग गए। वो तारा के गाल पर हाथ रखकर उसे देखते हुए बोला अंडरस्को सब ने मतलब अक्षत के अलावा तुम्हें किसने तंग किया है लिटिल कैट? उद्धरण चिन्ह। अनुराग भले ही तारा से दूर था लेकिन तारा का हर पल का खबर उसके पास होता था। एल वो जब भी रोती थी तब तब उसने अक्षत को कॉल कर तारा का बदला भी लेता था। लेकिन मजबूरी के आगे झुककर वो तारा के सामने नहीं आया था। वहीं तारा घूरकर अनुराग को देखने लगी। एल वो बोली अंडरस्को अक्षत ही सबके बराबर होते हैं बाबा, क्या आप हर रोज मुझ पर नजर रखे होते? तारा की बात सुनकर अनुराग उसे ही देखने लगा। एल फिर वो हाँ में सर हिलाकर उससे बोला अंडरस्को तुम्हारे हर पल का खबर रहता था मुझे, जो भी तुम्हें तंग करता उन तक मैं पहुंचकर उन्हें सजा भी देता। बस अक्षत मेरे पकड़ से बाहर था और सबसे ज्यादा तुम्हें वही तंग करता, लेकिन हर पल हर किसी से तुम्हारी रक्षा उसी ने की है। तारा अनुराग की बात को बड़े ही नाराजगी से सुन रही थी। लेकिन अनुराग की लास्ट बात उस समझ नहीं आई तो वो उसे ही सवालिया नजरों से देखते हुए बोली अंडरस्को हर पल हर किसी से मेरी रक्षा करते? क्या मतलब है बाबा? मेरी इतने ज्यादा दुश्मन ही नहीं है जो ये एल। अनुराग अपना सर नामे हिलाते हुए उसके आंखों में देखने लगा तो तारा अपनी बात बीच में ही रोककर उसे देखने लगी। एल वहीं अनुराग बोला अंडरस्को मेरा दूर जाने की वजह तुम ही हो तारा, अगर उस वक्त मैं तुम्हारे साथ ही होता तो अब तक तुम्हारी माँ के पास चली जाती। बाबा तारा को अनुराग की बात अभी भी समझ नहीं आया था। एल वो उसे ही सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है एल। तो अनुराग उसे लेकर वही बेड पर बैठते हुए बोला अंडरस्को कुछ ही दिन में तुम्हें सब पता चल जाएगा लिटिल कैटल। अनुराग इतना ही बोलकर चुप हो जाता है। एल उसे तारा को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताना था। एल अगर बताता तो उसे अक्षत की गुस्से का सामना करना पड़ता। वहीं तारा उसके गले लगकर एक टक सामने दीवार पर टांगे हुए एक औरत की तस्वीर को देखने लगी। एल वहीं अनुराग भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसी तस्वीर को देखने लगा। थोड़ी देर वहां एकदम खामोशी चाही रही। एल तारा बस बाहर से ही शांत थी लेकिन अंदर से उसके दिल और दिमाग में अलग ही तूफान उठ चुका था। तभी अनुराग की मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। एल तो अनुराग तारा से अलग होकर फ़ोन चेक करता है। एल तारा भी उसे ही देख रही थी। अनुराग का मुंह बन गया था। एल ये देख तारा बोली अंडरस्को क्या हुआ बाबा, आपका मुंह क्यों लटक गया? उद्धरण चिन्ह। तारा का सवाल सुनकर अनुराग उसे फ़ोन दिखाते हुए बोला अंडरस्को तुम्हारा पति का मैसेज आया हुआ है, अगर मैं थोड़ी देर ऐसे ही तुमसे चिपका रहा तो वो मुझे सीधा ऊपर पहुंचा देगा। अनुराग ये सब मुंह बनाते हुए बोले जा रहा था। एल उसे ऐसे देख तारा की हंसी छूट गई। एल वहीं उसे हंसता देख अनुराग बोला अंडरस्को हंस लो तुम और तुम्हारा वो पागल पति अच्छे से मुझे डोल समझकर बजाते जा रहे हो। तारा हंस रही थी। एल वही उसे हंसता देख अनुराग उसके गाल पर हाथ रखकर उसके माथे पर किस कर देता है। एल तो तारा उसे ही देखने लगी। एल तारा उससे कुछ कहती उससे पहले ही अनुराग की फ़ोन में एक और नोटिफिकेशन आया। एल साउंड सुनकर तारा और अनुराग एक दूसरे को देखने लगे। एल फिर वो दोनों ही फ़ोन चेक करते हैं। इस बार भी मैसेज अक्षत की तरफ से ही आया था। एल जो बेहद खतरनाक धमकी से भरा हुआ था। एल जिसे पढ़कर दोनों के हाथ से फ़ोन छूट गया था। लूथरा निवास। वंश और आरुषि दोनों इस वक्त स्टडी रूम के सामने खड़े थे। एल वही विकास उन दोनों को ही बिना भाव के देख रहा था। विकास ने बोला अंडरस्को क्या बोलना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। विकास की बात सुनकर वंश एक नज़र आरुषि को देखकर उससे बोला अंडरस्को डैड जीजू और दी का मौत में कुछ तो गड़बड़ है। एल जीजू को इतनी आसानी से मारना किसी का भी बस की बात नहीं है। एल जरूर इसमें किसी का साजिश है डैड, चलिए हम पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते हैं। विकास चुपचाप वंश की बात सुनकर रहा था। एल वही आरुषि बोली अंडरस्को वंश सही कह रहे अंकल, भाई को मारना या उन्हें बेवकूफ़ बनाना मुमकिन ही नहीं था। एल कुछ तो गलत है अंकल, मेरा दिल कह रहा है एल की भाई और भाभी दोनों जिंदा है। आरुषि की बात सुनकर विकास उसे ही देखने लगा। एल उसे अंदर ही अंदर अक्षत पर गुस्सा आ रहा था। एल अक्षत के लिए सबसे ज्यादा कोई तड़प रहा है तो वो आरुषि थी। एल वो अभी भी प्रे कर रही थी एल की उसका भाई जिंदा उसके पास लौट जाए। एल विकास आरुषि की सर पर हाथ रखकर बोला अंडरस्को सारी कोशिश जारी है बच्चा, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। एल आरुषि बस अपना सर हाँ में हिलाती है। एल तो विकास एक नज़र वंश को देखकर वहां से चला गया। जिंदल मैंशन। यहाँ का माहौल काफ़ी अलग था। एल देविका इस वक्त प्रीति को देख रही थी। एल जो रोते हुए जॉनी की शिकायतें किए जा रही थी। अक्षत ने अनुराग और तारा को ऐसा क्या नोटिफिकेशन भेजा जिसे देखकर दोनों के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। 62 कड़ूस होने के साथ साथ बेशर्म भी है। जिंदल मैंशन। यहाँ का माहौल काफ़ी अलग था। एल देविका इस वक्त प्रीति को देख रही थी। एल जो रोते हुए जॉनी की शिकायतें किए जा रही थी। देविका भी इस वक्त प्रीति की बात सुनकर एकदम शोक में आ गई थी। एल उसने सोचा नहीं था कि जॉनी प्रीति के साथ ऐसा बर्ताव करेगा। प्रीति रोते हुए देविका से लिपट कर बोली अंडरस्को मॉम आपको पता है वो इंसान मेरे साथ जो भी रात में किया था वो सब आरुषि समझकर किया।
आरुषि की नाम सुनकर देविका का चेहरा गुस्से से भर गया। वो अपने दांत पीसते हुए आरुषि का नाम लेते हुए बोली, _आरुषि। उद्धरण चिन्ह। आरुषि और चारू कहा गए हैं। देविका को अभी तक पता नहीं था। उसने तो उन्हें ज्यादा ढूंढना भी जरूरी नहीं समझा था। माथुर इंडस्ट्री मीटिंग रूम में विहान अपना प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर रहा था। विहान का प्रेजेंटेशन थोड़ा एवरेज में था। वहाँ जमा हुए लोग सिर्फ रक्षित का आइडिया के लिए हामी भर चुके थे, इसीलिए वो विहान पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन सुहानी का पूरा ध्यान उसके प्रेजेंटेशन में था। और विहान को इतना ही काफ़ी था। वो जिस काम के लिए यहाँ आया था उसके लिए सुहानी का हामी मिलना जरूरी था। बाकी सबसे उसे मतलब भी नहीं था। वही रक्षित इस वक्त सुहानी के पीछे खड़े होकर एकटक राधिका और अधिराज को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में विहान अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर सुहानी को देखता है। सुहानी उसे ही देख रही थी। वो फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए उसके तरफ हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, _नाइस। विहान की चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वो फिर उससे अपना हाथ मिला देता है। वही राधिका विहान को एक नज़र देखकर रक्षित को देख बोली, मुझे इस लड़के का प्रेजेंटेशन पसंद आया, हम इस डील से सहमत है। राधिका की बात सुनकर अधिराज भी हाँ में सर हिलाते हुए चुप हुआ। वही सुहानी विहान के तरफ इशारा करते हुए कहती है, हमें हमारा प्रेजेंटेशन से ज़्यादा आपका अच्छा लगा तो हम आपके साथ डील करने के लिए तैयार है, बाकी हम बाद में सोच लेंगे। सुहानी इतनी जल्दी विहान के साथ काम करने मान जाएगी, ये बिल्कुल विहान ने सोचा नहीं था। वो फिर ज़्यादा ना सोचते हुए उससे बोला, फिर देर किस बात की, डील साइन करे। उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनकर सुहानी हल्के से स्माइल कर बोली, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर जिंदल, आप एक बार हमारे टर्म एंड कंडीशंस को पढ़िए फिर साइन करते हैं। सुहानी की इस डिसीजन से राधिका और अधिराज नाखुश लग रहे थे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन दोनों को बस अपने फायदे से मतलब था। वो एक नज़र रक्षिता को देखकर वहां से चले गए। करीब 15 मिनट बाद रक्षित इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसका बैठने का ढंग देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस ऑफिस का सीईओ हो। तभी केबिन का डोर ओपन हुआ तो वो सामने देखने लगा। सामने इस वक्त सुहानी खड़ी थी। सुहानी आकर उसके सामने रखे हुए चेयर पर बैठते हुए बोली, डील डन। रक्षित अपना सर ऊपर नीचे करते हुए हाँ में जवाब देकर वहां से उठकर चला गया। वहीं सुहानी उसे बस जाता हुआ देख रही थी। अक्षत का प्राइवेट विला। अक्षत का मैसेज देखकर तारा और अनुराग अपने जगह में ही जम गए थे। तारा फिर अनुराग को देखती है जो लाचारी में उसे ही देख रहा था। अक्षत ने जो मैसेज किया ये देखकर ही उनकी हालत खराब हुई थी। तारा फिर अक्षत को मन में कोसते हुए बोली, अक्षत आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं बाबा के सामने, यू वेल। तारा को एम्बरेसिंग फील हो रहा था। इसीलिए वो अनुराग को एक नज़र देखकर उठकर बाहर चली गई। वहीं अनुराग अपना सर नामे हिलाते हुए बोला, साहब कड़ूस होने के साथ साथ बेशर्म भी है, पता नहीं मेरी लिटिल कैट इसे कैसे झेल रही है। अनुराग फिर उठकर क्लोजेट रूम में चला गया। वही रूम में आकर तारा अक्षत को कोसते हुए गुस्से से बोली, अक्षत आप घर तो आइए फिर बताती हूँ मैं अच्छे से। उद्धरण चिन्ह। मैं तो रूम में ही हूँ वाइल्ड कैट, बताओ क्या अच्छे से बताना है तुम्हें। तारा अभी बड़बड़ ही रही थी कि तभी उसे अक्षत बेहद सख्त और धमादार आवाज़ सुनाई देती है तो तारा मुड़कर देखती है। अक्षत इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट था और दूसरे हाथ को सोफे पर टिका कर बैठा था। वहीं तारा घूरकर उसे देखने लगी। अक्षत को उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिगरेट की कश लेते हुए धुआं को गोल गोल छोड़ते हुए उसे देख रहा था। अक्षत बोला, को घूर क्यों रही हो, कुछ बताने की बात कर रही थी ना, वो भी अच्छे से, चलो अच्छे से बताओ मैं यही हूँ। तारा की आंखें छोटी हो गई। वो घूर कर ऐसे ही अक्षत को देखने लगी। लूथरा निवास। चारू धीरे धीरे वीक होते जा रही थी। अक्षत और तारा का मौत का खबर उसे ज्यादा ही सदमे में ले गया था। और ऊपर से अजय का कोमा में जाना, इन सब चीज से चारू का हालत रोज रोज खराब हो रहा था। वंश और आरुषि डोर के पास खड़े होकर एकटक चारू को देख रहे थे। उन दोनों को चारू का हालत देखा नहीं जा रहा था। आरुषि की आंखें नम हो गए थे। वो रोते हुए वंश के गले लगते हुए बोली, वंश आप जल्द से भाई को ढूंढिए ना, वैसे अंकल ढूंढ रहे हैं लेकिन वंश साथ में हम भी तो ढूंढ सकते हैं ना। उद्धरण चिन्ह। वंश को भी तारा और अक्षत का याद आ रहा था। और उसे आरुषि की बात सही भी लग रहा था। वो उसे साइड में ले जाकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ठीक है आरू, डैड के साथ साथ हम भी उन्हें ढूंढते हैं। आरुषि रोते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। तो वंश उसे लेकर घर से बाहर निकल जाता है। जिंदल मैंशन। जॉनी इस वक्त हाल में खड़ा था। वो एकटक देविका को देख रहा था। देविका के बगल में ही प्रीति खड़ी थी। प्रीति की नज़र जॉनी पर ही था। वो उसे आस भरी नज़र से देख रही थी, लेकिन जॉनी उसे अपना नज़र उठाकर उसे देख तक नहीं रहा था। वही देविका जॉनी को देख थोड़ा रूठी आवाज़ में बोली, हमें ना आरुषि के बारे में पता है और ना ही चारू के बारे में, उस रात वो दोनों ही गायब यहाँ से। देविका की बात सुनकर जॉनी उसे ही शक भरी नज़रों से देखने लगा। उसने पूरी शहर में अपने बॉडीगार्ड्स को आरुषि के पीछे लगा दिया था, लेकिन आरुषि उन्हें कहीं भी मिल ही नहीं रही थी। लूथरा निवास से आरुषि और वंश अक्षत और तारा को ढूंढने निकल चुके थे। शहर के हर एक कोने में वंश का कार दौड़ रहा था।
थोड़ी ही देर में वंश का कार आकर उसी बीच के एरिया में आकर रुक गई। बीच एरिया इस वक्त बिल्कुल सुनसान लग रहा था। वो कोई नहीं था। वंश और आरुषि कार से बाहर आकर उस समुंदर की लहरों को देखने लगे जो इस वक्त ज्यादा ही शोर कर रहा था। वंश आसपास देखते हुए आरुषि को बोला, अंडस्को आरू, यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा। उद्धरण चिन्ह। वंश की बात सुनकर आरुषि हाँ में सर हिलाकर थोड़ा उदासी से बोली, अंडस्को वंश, अब हम भाई और भाभी को कहाँ ढूंढेंगे। उद्धरण चिन्ह। वंश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आरुषि को क्या जवाब दे। वो एक गहरी सांस लेकर आरुषि को देख बोला, अंडस्को ढूंढूंगे आरू, बहुत जल्द ढूंढ कर निकालेंगे। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद आरुषि और वंश वहां जाने को हुए, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उन्हें कोई देख रहा है, तो वो दोनों एक साथ आसपास देखने लगे। आसपास उन्हें कोई नहीं दिखे। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपने कार के पास गए। वंश को कुछ गलत लग रहा था, इसीलिए वो ज्यादा देर ना करते हुए आरुषि को कार में बैठाकर खुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। एक बार फिर उनका कार शहर के तरफ चल पड़ा। वही उनके जाते ही एक आदमी बाहर आकर जाता हुआ वंश का कार को देख रहा था। जैसे ही कार उसकी आंखों से ओझल हुई, वो इंसान अपना फोन निकालकर किसी को कॉल कर कुछ बात करते हुए वहां से चला गया। वहीं आरुषि एक टक विंडो से बाहर देखते हुए बैठी थी। वही वंश को उसका ये हाल देखा नहीं जा रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर हल्के से दबाते हुए बोला, अंडस्को आरू, सब ठीक हो जाएगा। वंश की बात सुनकर आरुषि ने कुछ नहीं कहा। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोली, अंडस्को वंश, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। आरुषि की बात सुनकर वंश कार में पानी का बोतल देखता है। कार में पानी का बोतल ना मिलने से वंश आसपास देखता है। तभी उसे एक नारियल का शॉप दिखाई देता है। तो वंश कार को साइड में रोककर उससे बोला, अंडस्को आरू, मैं तुम्हारे लिए नारियल पानी लाता हूँ, रुको। वंश इतना बोलकर कार से बाहर आ जाता है। वहीं आरुषि बस वंश को जाता हुआ देख रहा था। वंश आरुषि के लिए नारियल का पानी लेकर कार के पास आ गया। फिर वो कार का डोर खोलकर जैसे ही आरुषि को कुछ कहता, उसकी बात उसके गले में ही अटक गई। दूसरी तरफ अक्षत का विला। अक्षत इस वक्त तारा को देख रहा था, जो उसे ही घूर कर देख रही थी। अक्षत फिर उठकर तारा के पास जाकर उसे घर कर देख बेहद सख्त आवाज में बोला, अंडस्को तुम्हें उन्हें गले लगने की क्या जरूरत थी वाइल्ड कैट। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही लाचारी में देखने लगी। लेकिन अचानक से उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वो घूरकर अक्षत को देख बोली, अंडस्को आपने मुझसे कल झूठ बोला अक्षत। उद्धरण चिन्ह। तारा की बात सुनकर अक्षत ने कुछ नहीं कहा। फिर वो उसके बेहद करीब जाकर उसके आंखों में देखते हुए बेहद सख्त आवाज में बोला, अंडस्को तुमने जवाब नहीं दिया वाइल्ड कैट। उद्धरण चिन्ह। तारा उसका इस तरह करीब आने से पीछे जा रही थी क्योंकि अक्षत का चेहरा एकदम सख्त था। वहीं अक्षत थोड़ा गुस्से में उसे देख रहा था। तभी रूम में अक्षत का फोन रिंग होने लगा। अक्षत तारा को देखते हुए अपना फोन चेक करता है। फिर वो कॉल पिक कर अपने कान के पास ले जाता है। उधर से किसी की बात सुनकर अक्षत की हाथ फोन में ही कस गई। उसके चेहरे का ऑरा एकदम से बदल गए। गुस्से से उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो फिर बिना कुछ कहे रूम से जल्दी से निकल गया। वहीं तारा उसे ही डरते हुए देख रही थी। उसे तो समझ नहीं आया था। वो बस अक्षत को जाता हुआ देख बोली, अंडस्को इन्हें क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों गए। तारा फिर अपना कंधा उचकाकर वॉशरूम में चली गई। अक्षत गुस्से से कहा गया, सुहानी और रक्षित का क्या है राज, कौन है ये दोनों। 63 आरुषि कहाँ गई। उधर से किसी की बात सुनकर अक्षत की हाथ फोन में ही कस गई। उसके चेहरे का ऑरा एकदम से बदल गए। गुस्से से उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो फिर बिना कुछ कहे रूम से जल्दी से निकल गया। वहीं तारा उसे ही डरते हुए देख रही थी। उसे तो समझ नहीं आया था। वो बस अक्षत को जाता हुआ देख बोली, अंडस्को इन्हें क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों गए। तारा फिर अपना कंधा उचकाकर वॉशरूम में चली गई। वंश का कार। वंश आरुषि के लिए नारियल की पानी लाने गया था। लेकिन जैसे ही वो उसके लिए नारियल पानी लाया तब आरुषि उसके कार में नहीं थी। ये देख वंश आसपास आरुषि को ढूंढते हुए चक्कर काट रहा था। करीब 2 घंटे बाद वंश थक हार कर विकास को कॉल करता है। विकास उस वक्त ऑफिस के एक मीटिंग में था। लेकिन वंश का कॉल आता देख वो फोन लेकर गुस्से से मीटिंग रूम से बाहर आया। विकास फिर फोन पीक कर बोला, अंडस्को क्या है वंश, मैं इस वक्त मीटिंग में होता हूँ, तुम्हें पता है ना। उद्धरण चिन्ह। विकास के बात सुनकर वंश टेंशन में बोला, अंडस्को डैड आरू। उद्धरण चिन्ह। वंश का दिल बैठ रहा था। उसने तारा को खोया था, लेकिन अब आरू खोया तो वो जीने ही नहीं वाला था। आरुषि की नाम सुनते ही विकास का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो गुस्से से वंश से बोला, अंडस्को आरू क्या वंश, तुमने उस बच्ची के साथ गुस्से में। उद्धरण चिन्ह। डैड आरू गायब है, मैंने अब तक पूरा शहर ढूंढ लिया है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। विकास की बात को बीच में ही रोककर वंश कहता है तो विकास अपने जगह में ही जम गया। अगर आरुषि को एक करोच भी आया तो अक्षत उसे और वंश को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। और बात यहाँ उसकी बहू की थी तो वो भी चुप बैठने वालों ने से नहीं था। विकास वंश से बात करते हुए ही ऑफिस से बाहर निकल गया। कश्यप विला।
राधिका और अधिराज एक साथ हॉल में बैठकर आज का मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे एल की तभी उनका डोर बेल बजा तो दोनों ही एक साथ डोर के तरफ देखने लगे। तभी एक सर्वेंट जाकर डोर ओपन करता है तो उसके जॉनी और उसका असिस्टेंट अंदर आए। एल जॉनी की चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी स्माइल थी। वहीं जॉनी को देखकर राधिका और अधिराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। एल वही राधिका उसे देख बोली अंडरस्को और जॉनी एल आने का नहीं अब जाने का वक्त है। एल राधिका की बात सुनकर जॉनी उसके पास आते हुए कहता है तो राधिका और अधिराज एक दूसरे का चेहरा ही देखने लगे। एल उन्हें जॉनी की बात अजीब लगा था। वही जॉनी उन्हें इस तरह एक दूसरे को देखता देख हल्के से हंसकर बोला अंडरस्को मेरा कहने का मतलब है कि मैं अब मलेशिया वापस जा चाहता हूँ। एल जॉनी की बात सुनकर दोनों ही हैरानी से उसे ही देखने लगे। एल वहीं जॉनी आकर सोफे पर बैठ गया। एल राधिका उससे बोली अंडरस्को लेकिन तुम यहीं रहकर यहाँ भी अपना बिजनेस संभाल सकते हो न। उद्धरण चिन्ह। राधिका की बातों से अधिराज हामी भरते हुए जॉनी को देखने लगा तो जॉनी बोला अंडरस्को मलेशिया में जितना भी मेरा लॉस हुआ है उसे मुझे वापस से बिल्ड करना है इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। एल राधिका और अधिराज चुप हो गए। एल उन्हें पता था जॉनी का प्रॉफिट इंडिया में से ज़्यादा मलेशिया में ही होता है। तभी एक सर्वेंट उन सबके के लिए कुछ खाने को ले आया तो वो तीनों खाते हुए थोड़ी देर बात करने लगे। एल उनका बीच का बॉन्डिंग ज़्यादा ही अच्छा था जिस वजह से ही तीनों ने आसानी से अक्षत को मारने का प्लान बनाया था। लेकिन उन सब का प्लान इसीलिए आसान हुआ था क्योंकि अक्षत चाहता था। एल बस इस बात का पर्दा उठने की देरी थी। जॉनी थोड़ी देर बाद उठकर वहां से जाते हुए बोला अंडरस्को अब मैं चलता हूँ। एल राधिका और अधिराज बस हाँ में सर हिलाते हैं तो जॉनी जाने लगा। एल लेकिन अचानक से वो रुककर मुड़कर उन्हें देखने लगा। एल वहीं उसे रुका हुआ देख राधिका बोली अंडरस्को क्या हुआ जॉनी। उद्धरण चिन्ह आप दोनों को एक और बात बताना था जॉनी उनसे कहता है तो दोनों उसे ही सवालिया नज़रों से देखने लगे। एल वहीं जॉनी बोला अंडरस्को उस अक्षत के बहन को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। जॉनी की बात सुनकर राधिका हैरानी से उसे ही देखने लगी। एल वही अधिराज की होंठ मुड़ गए। एल अधिराज उठकर जॉनी के पास जाते हुए बोला अंडरस्को हम वैसे भी वो लड़की अब बेघर हो ही चुकी है। सही किया तुमने। एल अधिराज की बात सुनकर जॉनी टेढ़ी स्माइल कर वहां से चला गया। एल वही राधिका उससे कुछ कहने आगे बढ़ी कि तभी अधिराज उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। राधिका उससे बोली अंडरस्को आरुषि को। उद्धरण चिन्ह जिंदल परिवार की किसी भी सदस्य से हमें कोई मतलब नहीं है राधिका उनका बर्बादी ही हमारा आबादी है। राधिका की बात को अधिराज बीच में ही रोककर थोड़ा गुस्से में कहता है तो राधिका चुप हो जाती है। अधिराज फिर विला से बाहर चला गया। एल वही राधिका बस उसे जाता हुआ देख रही थी। एल वो फिर अपने मन में बोली अंडरस्को सही कहा बाबूजी जिंदल परिवार की किसी भी सदस्य से हमें मतलब नहीं है उनका बर्बादी हमारे लिए आबादी है तो अब हमारा शिकार देविका जिंदल होगी। ये सब बोलते बोलते राधिका के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। एल फिर वो वही सोफे पर बैठकर काम करने लगी। एल उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अक्षत का प्राइवेट विला रात होने आया था जिस वजह से तारा आज खुद ही अनुराग और अक्षत के लिए खाना बना रही थी। एल अनुराग को देखकर वो किस हद तक खुश हुई थी ये वो बयां भी नहीं कर सकती थी। एल थोड़ी ही देर में तारा ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सेट किया। एल फिर वो अक्षत को कॉल करने लगी लेकिन अक्षत का फ़ोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा था जिस वजह से तारा कुछ सोचते हुए अनुराग के रूम के पास जाते हुए बोली अंडरस्को बाबा को बुला लाती हूँ बाबा को भूख भी लगी होगी। तारा यही बोलते हुए अनुराग के रूम के पास गई। एल रूम बाहर से ही लॉक था। एल ये देख तारा फिर आसपास देखने लगी। एल फिर वो वापस डाइनिंग एरिया में आते हुए बोली अंडरस्को बाबा कहाँ गए और यह अक्षत तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तारा फिर वही उन दोनों का वेट करने लगी। लूथरा निवास चारू इस वक्त अजय के पास बैठी हुई थी। एल लेकिन इस वक्त ज़्यादा ही बेचैनी महसूस कर रही थी। एल चारू फिर उठकर बाहर आए। एल विला में इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा था। एल वो आसपास देखते हुए आरुषि को आवाज़ लगने लगी अंडरस्को आरू वंश। उद्धरण चिन्ह चारू को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। एल इसीलिए वो ज़्यादा ही बेचैनी महसूस कर रही थी। वही चारू को इस तरह आवाज़ लगाता देख एक सर्वेंट उसके पास आकर बोला अंडरस्को आपके अलावा घर में कोई नहीं है मामिल। सर्वेंट की बात सुनकर चारू उसे ही देखने लगी। एल फिर हाँ में सर हिलाकर उसे जाने का इशारा करती है तो वो सर्वेंट वहां से चला गया। एल वहीं चारू अपना फ़ोन लेकर आरुषि को कॉल करने लगी। दूसरी तरफ वंश इस वक्त विकास के साथ था। एल डर से उसका हालत खड़े खड़े ही खराब हो गया था। एल तभी उसे आरुषि का फ़ोन रिंग होता दिखा। एल आरुषि का फ़ोन कार में ही था। एल वंश फ़ोन लेकर देखता है एल कॉलमा नाम से आ रहा था। वंश एक नज़र विकास को देखता है। एल विकास भी चारू का कॉल आता देख लिया था। एल उसने कुछ नहीं कहा। वही वंश बोला अंडरस्को डैड आप कुछ करिए मेरी आरू। उद्धरण चिन्ह वंश आगे कुछ बोलता उससे पहले ही विकास उसका कालर कसके पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोला अंडरस्को तुम अपनी पत्नी का इस तरह ख्याल रख रहे थे वंश इस तरह बस शादी के 2 दिन में ही इतना लापरवाही। विकास के बात सुनकर वंश को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई उसे समझ ही नहीं आया था।
वही विकास अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अक्षत और तारा को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम उसे लेकर बाहर आ गए। तुम मेरे बेटे होकर इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो वंश। उद्धरण चिन्ह। विकास को वंश पर ही गुस्सा आ रहा था, एल आरुषि पर कितना खतरा है उसे पहले से ही पता था एल, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वंश से ऐसे गलती हो जाएगी। विकास गुस्से से वंश का कालच छोड़कर लगभग चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को जब तक आरुषि सही सलामत नहीं मिलेगी तब तक अपना शक्ल दिखाना मत। एल। विकास अपने कार में बैठकर वहां से चला गया। एल वहीं वंश उसे जाता हुआ देख रहा था। वंश फिर अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अंडरस्को मेरी गलती की सजा आरू को भुगतने नहीं दूंगा। अगर मुझे आरू नहीं मिली तो आपके पास मेरा लाश के अलावा कुछ नहीं पहुंचेगा डैड, यह मेरा वादा, अपनी आरू ढूंढ कर ही लाऊंगा। एल। वंश कार में बैठकर वापस वही जगह गया एल जहां उसने आरुषि को गायब होते देखा था। वही विकास कार में किसी से बात कर रहा था। एल उधर से उसके बॉडीगार्ड बोला, अंडरस्को जॉनी का बस 1 घंटे में ही मलेशिया का फ्लाइट है बॉस। एल। विकास की पकड़ अपने फ़ोन में कस गया। एल वो बोला, अंडरस्को जॉनी के साथ साथ अक्षत के जितने भी दुश्मन हैं उनसे नज़र रखो, मेरी बहू मुझे सही सलामत चाहिए। विकास फिर कॉल काट कर अनुराग को कॉल करता है। वहीं वंश का कार आकर उस नारियल की शॉप के पास आकर रुक गई। एल वंश कार से बाहर आया। एल फिर वो ध्यान से आसपास देखने लगा। एल उसकी तीखी नज़र सब पर ऐसे जा रहा था जैसे वो उनका फेस रीडिंग कर रहा हो। एल उस नारियल की शॉप के पास बहुत शॉप्स नहीं थे एल, बस गिनती के ही शॉप्स थे। एल वंश उन सब के पास जाकर बात करने लगा। एल वंश को पूरा भरोसा था कि उनमें से कोई ना कोई तो आरुषि को कहीं जाते हुए देखा होगा। वंश उनसे बात करते उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज ढूंढने लगा। एल गुस्से से उसका चेहरा हद से ज़्यादा लाल हो गया था। एल वो गुस्से से किस हद तक तड़प रहा था ये बताना भी मुश्किल था। एल उसे इतना गुस्से में देख वहाँ के शॉप्स के ओनर भी उससे बात करने डर रहा था। वंश बात करते एक शॉप के पास आया। एल उस ओनर उसे देख उससे नजरें चुरा रहा था। एल इस बात को वंश नोटिस करते हुए उससे पूछा, अंडरस्को इस एरिया को सीसीटीवी से। उद्धरण चिन्ह। वंश कुछ कहता उससे पहले ही वो आदमी बोल पड़ा, अंडरस्को इस एरिया में कोई सीसीटीवी फिक्स नहीं किया है साहब। एल ये बोलते हुए उस आदमी की चेहरे का भाव बार बार बदल रहा था। एल वंश की हाथों की मुट्ठी बन गई। एल वो गुस्से से एक घुसा उसके गाल पर मारकर लगभग चिल्लाकर बोला, अंडरस्को झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने। उद्धरण चिन्ह। वंश जोर जोर से मारते हुए उस आदमी उसके ही शॉप के बगल में ले गया। एल जहां छोटे छोटे बहुत सी कैमरा अलग अलग दिशा में फिक्स किया गया था। वंश का इस तरह मारने से वो आदमी संभाल नहीं पा रहा था। एल ऊपर से उसका झूठ भी पकड़ा गया था। वहीं वंश गुस्से से उसे और जोर जोर से मारते हुए बोला, अंडरस्को अब ये कहने का बिल्कुल हिम्मत मत करना कि सारे कैमरा बंद है। वो आदमी डरकर ना में अपना सर हिलाते हुए बोला, अंडरस्को ऑन है, मैं दिखाता हुए। वंश उस आदमी को छोड़ता है तो वो आदमी जल्दी से जाकर सीसीटीवी फुटेज ऑन कर दिखाता है। दूसरी तरफ जॉनी का विला। एक रूम में आरुषि रोते हुए पूरे रूम को देख रही थी। एल डर से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था क्योंकि रूम में बस अंधेरा ही अंधेरा था। एल उसके हाथ पैर सब रस्सी से कसकर बांध दिया था जिस वजह से वो ज़्यादा हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी डोर खुला जिस वजह से रूम में हल्के से रोशनी आ गिरी। एल आरुषि रोते हुए अपने आप को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए सामने देखने लगी। एल सामने इस वक्त एक आदमी की परछाई दिख रही थी। आरुषि की मुंह पर भी पट्टी बांध दिया था एल, जिस वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तभी जॉनी अंदर आया। एल वो इंसान कोई और नहीं जॉनी ही था। एल आरुषि रोते हुए उस इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही थी एल, लेकिन रूम में अंधेरा था। एल वहीं जॉनी लाइट्स जलाकर उसे देखने लगा। एल सामने जॉनी को देखकर आरुषि हैरानी से उसे ही देखने लगी। एल उसने सोचा नहीं था कि जॉनी उसे किडनैप करेगा। आरुषि फिर अपने आप को रस्सी से छुड़वाने की कोशिश करने लगी एल, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं था। वहीं उसे इस तरह कोशिश करता देख जॉनी की चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। एल वो थोड़ा आगे आकर उससे बोला, अंडरस्को तुम्हें इतना कोशिश करने की क्या ज़रूरत है आरुषि, मैं मदद करता हूँ तुम्हारा। एल क्या अक्षत और वंश के रहते जॉनी आरुषि को इंडिया से बाहर लेकर जा पाएगा। 64 मुझे सिर्फ तुम्हारा जिस्म चाहिए। जॉनी का विला। रूम में आरुषि इस वक्त रोते हुए छटपटा रही थी। एल वही जॉनी तिरछी स्माइल करते हुए आरुषि को देख रहा था। एल उसकी हवसी नज़र इस वक्त आरुषि की चेहरे से ज़्यादा आरुषि की बॉडी पर था। जॉनी को इस तरह देखता देख आरुषि को अजीब लगने के साथ साथ डर भी लग रहा था। एल वो रोते हुए पीछे जाने लगी। एल वो फिर अपने मन में बोली, अंडरस्को भाई वंश आप दोनों कहाँ है। अगर इस आदमी ने मुझे ज़रा भी छुआ न, मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। आरुषि रोते हुए अक्षत और वंश को याद कर रही थी। एल भले ही अक्षत का मौत का न्यूज मिला था लेकिन उसने भरोसा नहीं किया था। एल उसका दिल अभी भी यही कह रहा था कि उसका भाई जिंदा है। एल आरुषि के दिल ने इस बात पर गवारा करने से मना कर दिया था कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए अभी जब वह मुसीबत में थी तो उसके मुंह से सबसे पहला नाम उसके भाई का ही निकला। वही जॉनी टेढ़ी स्माइल करते हुए उसके तरफ हाथ बढ़ाने लगा। एल तो आरुषि अपना सरनामे हिलाते हुए पीछे सरकने लगी। एल उसका जी घबरा रहा था। एल उसका मानना था कि उसने जिससे प्यार किया, जिससे शादी की है, बस उसे छूने का पहला और आखिरी है उसे ही है।
वंश के अलावा वो किसी को करीब आने दे भी नहीं सकती थी। वही जॉनी का हाथ रुक गया। वो फिर आरुषि को गुस्से से देखते हुए कहता है, अंडस्को तुमने शादी भी कर ली। जॉनी को अभी आरुषि पर बड़ा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर इतनी जल्दी आरुषि ने शादी किससे की होगी। जॉनी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी आरुषि की गले में उसे मंगलसूत्र नजर आया था। वही आरुषि रोते हुए उसे देख रही थी। वो चिल्लाकर उससे कहना चाहती थी कि उसका पति और भाई उसे बचाने जरूर आएंगे, लेकिन जॉनी ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दिया था। वही जॉनी आरुषि को देखते हुए फिर बोला, अंडस्को हम कोई नहीं, मुझे बस तुम्हारी इस जिस्म से मतलब है। बस आज रात रंगीन कर मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई की तरह मार डालूंगा। जॉनी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि अभी अभी उसने आरुषि के सामने अपने किए गुनाह को कबूल किया था। आरुषि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने सपने में भी सोचा नहीं था कि उसके भाई को जॉनी ने ही मार डाला है। आरुषि रोते हुए अपने रस्सी खोलने को हुई, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। वही जॉनी फिर से छूने उसके तरफ हाथ बढ़ाने लगा कि तभी जॉनी का फ़ोन रिंग हुआ तो जॉनी का चेहरा एकदम सख्त हुआ। वो फिर गुस्से से फ़ोन चेक करता है तो गुस्से से उसकी दांत भींच गए। वो फिर आरुषि को देख बोल, अंडस्को सोचा था यही इंडिया में ही तुम्हें पूरी तरह लूट कर दफना जाऊं, लेकिन तुम्हारी बहन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। जॉनी इतना बोलकर उठ के रूम से बाहर चला जाता है। वहीं आरुषि बस अक्षत, तारा और वंश को याद करके रोने लगी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो जॉनी से बचे भी तो कैसे बचे। आरुषि फिर पूरे रूम को देखने लगी। उसे बाहर जाने का कोई भी रास्ता दिख ही नहीं रहा। वह पूरे रूम में एक ऐसा क्लू ढूंढना चाह रही थी जिससे उसे बाहर जाने का रास्ता मिले, लेकिन उस रूम को इस तरह से आरुषि के लिए डेकोरेट किया गया था जैसे कि आरुषि उसे रूम में चाहे जितना भी ढूंढ ले, लेकिन बाहर जाने का कोई भी रास्ता उसे नहीं मिल सकता था। और अभी जॉनी ने जाते वक्त भी उस रूम की लाइट्स को दोबारा से ऑफ कर दिया था, जिसे अब वह रूम फिर से पहले जैसा अंधेरे से भर गया था। हॉल में इस वक्त माहौल काफ़ी अलग था। प्रीति विला में आकर पूरी तरह तोड़फोड़ कर रही थी। वहीं जॉनी सीढ़ियों के पास खड़ा होकर गुस्से से उसे देख रहा था। विला के बाहर जॉनी की विला के थोड़ी ही दूरी पर वंश का कार आकर रुक गया। वंश का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो गुस्से से एक नज़र विला को देखता है। गुस्से से उसकी हाथ स्टीयरिंग में कस गई थी। वो गुस्से से फिर कार से बाहर आकर आसपास देखने लगा। विला में ज़्यादा ही सिक्योरिटी था, जैसे जॉनी को इस बात पर यकीन हो कि अक्षत ना सही लेकिन आरुषि को ढूंढने के लिए कोई तो उसका पीछा करेगा, जिसके लिए अभी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी था। वंश उन सबको देख विला के पीछे चला गया। उसका दिल आरुषि के लिए किस हद तक डर रहा था ये बताना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वक्त के साथ वंश के दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। वो धीरे धीरे विला में घुसने का कोशिश करने लगा। जब तक आरू को देखेगा नहीं तब तक चैन नहीं था। और उसकी बढ़ी हुई दिल की धड़कन काबू में भी नहीं आएगी। तभी उसे एक लंबा सा पाइप दिखा जिसके सहारे वो ऊपर जा सकता था। वंश फिर पाइप के सहारे ऊपर जाने लगा। वहीं हॉल में प्रीति गुस्से से सब कुछ तोड़फोड़ कर रही थी। की तभी जॉनी गुस्से से उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, अंडस्को ये सब क्या तमसा लगा रखा है। उद्धरण चिन्ह। जॉनी का आवाज़ ज़्यादा ही तेज था। जिसे सुनकर प्रीति रुक गई। वहीं जॉनी गुस्से उसका बाजू कसके पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को मेरे विला आकर इतना तमाशा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रीति। तुम्हें याद है ना किस तरह से मैंने तुम्हें शिप से बाहर निकाला था। प्रीति गुस्से से जॉनी को देखने लगी। जॉनी फिर उसे एक ही झटके में पीछे धक्का मारकर चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को तुम्हें मैंने कहा था कि दोबारा अपनी शक्ल लेकर मुझे दिखाने मत आना, लेकिन फिर भी तुम्हारे यहाँ आने से मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं है, इसलिए बेशर्मों की तरह मुंह उठाए यहाँ मेरे पास दोबारा अपनी शक्ल दिखाने के लिए चली आए हो। जॉनी गुस्से से आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसे विला में देविका आते हुए नजर आई तो जॉनी का चेहरा और गुस्से में भर गया। वही देविका आकर जॉनी को देख बोली, अंडस्को जॉनी ये सब क्या है। तुम मेरी बेटी के साथ इस तरह रात बिताकर अब ऐसे कैसे मलेशिया जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। जॉनी का मलेशिया का खबर सुनकर प्रीति गुस्से से जॉनी का विला आई हुई थी और अब उसके पीछे देविका भी आई थी। एक तरह से ये देविका का ही प्लान था, क्योंकि अगर जॉनी मलेशिया वापस चला जाता है तो वह जॉनी की प्रॉपर्टी प्रीति के जरिए अपने नाम नहीं करवा सकती थी, जैसे उसने अजय की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी। वही देविका की बात सुनकर जॉनी की आंखें छोटी हो गई। दूसरी तरफ वंश पाइप से होकर विला के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका था। उस सीसीटीवी फुटेज में उसे साफ साफ दिखा था कि आरुषि को जॉनी ही ले गया है। और यहाँ तक कि वो आदमी जॉनी का ही था और उसी से ही वंश को पता चला था कि जॉनी अगले एक ही घंटे में मलेशिया जाने वाला है। वंश ने जब जॉनी को अक्षत के विला में देखा था तभी उसकी नज़रें उसे गांधी महसूस हुई थी आरुषि के प्रति, इसलिए तो वंश ने इतनी जल्दबाजी में आरुषि से शादी की थी ताकि जॉनी की गंदी नज़रें आरुषि पर ना पड़े। लेकिन अब जो कि जॉनी ने आरुषि को किडनैप कर लिया है तो वंश बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके गंदे हाथ आरुषि कुछ हुए भी, इसलिए वह पूरी कोशिश करना चाहता था ताकि वह आरुषि को बचा सके, अपनी मोहब्बत को बचा सके। वंश फर्स्ट फ्लोर में आ गया था। बस वो आरुषि को ढूंढने लगा था। वंश सबकी नज़रों से बचते बचाते एक एक रूम देखते जा रहा था
कि तभी वो जाकर एक बॉडीगार्ड से टकरा गया। वंश कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बॉडीगार्ड अपना गन निकलकर उसके सर पर पॉइंट कर देता है। वंश गुस्से से उस बॉडीगार्ड को देखने लगा। वही बॉडीगार्ड अपने गन से उसे आगे जाने का इशारा करते हुए बोला, अंडरस्कोर मूव एल। वंश उस बॉडीगार्ड को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। वो ऐसे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि उसकी आरुषि उसके आसपास ही है। तो वंश रुक गया। यह एहसास होते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो अपने मन में आरुषि की नाम लेते हुए बोली, अंडरस्कोर आरू, क्या तुम यही मेरे आसपास हो? वंश को रुका हुआ देखकर वो बॉडीगार्ड कुछ कहता उससे पहले ही वंश फुर्ती से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका गर्दन मरोड़ देता है। बॉडीगार्ड को उसने चिल्लाने का भी मौका तक नहीं दिया था। उसके हाथ से गन छीनकर वापस उसी के ही सर पर पॉइंट कर बेहद गुस्से से मगर धीरे से बोला, अंडरस्कोर मेरी आरुषि कहाँ है? वो बॉडीगार्ड जॉनी का ज्यादा ही वफादार था। वो दर्द से तड़पते हुए उसे देखे जा रहा था लेकिन बता नहीं रहा था। वही उसे न बताता देख वंश को गुस्सा आ रहा था। वैसे भी उसके पास वक्त नहीं था। वो गुस्से से उस बॉडीगार्ड के जेब से साइलेंसर निकालकर गन में लगाकर उसके मुंह में गन घुसाकर शूट कर देता है। वंश फिर उसका गन लेकर सारे रूम में आरुषि को ढूंढने लगा। लेकिन एक रूम के पास उसे 2 बॉडीगार्ड्स नजर आए। वो फिर आसपास देखता है। उसने सारे रूम्स को अब तक चेक भी किया था, बस वही एक रूम बचा था। वैसे भी जॉनी के विला के बाहर ही उसके बॉडीगार्ड्स ज्यादा थे, विला में बस गिनती के ही लोग थे। वैसे भी जॉनी को आरुषि के लिए किसी का डर नहीं था। उसे लगा था कि आरुषि को बचाने अक्षत तो खुद बच्चा नहीं था, उसका भाई तो मर चुका है और बाकी बची थी चारू जो इस लायक नहीं बची थी जो आरुषि को बचाने के लिए कुछ कर सके। और अब वो उसके साथ जो कुछ भी करे उसे पूछने वाला तो अब कोई नहीं रहा था। वंश उन 2 बॉडीगार्ड को देख अपने मन में बोला, अंडरस्कोर मेरी आरू को उस जॉनी ने यही रखा होगा। एक बार आरू को देख लूँ, उसके बाद उसके सांसें कैसे रुकना है सिर्फ इस वंश विकास लूथरा तय करेगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, मेरी आरू को किडनैप करके, और उसे इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। ये सब बोलते हुए वंश की हाथों की मुट्ठी बन गई थी। वंश धीरे धीरे उन बॉडीगार्ड्स के पास जाने लगा। बॉडीगार्ड्स इधर से उधर टहलते हुए अपना काम कर रहे थे। वंश कुछ सोचते हुए वही रखे हुए एक वास को उठाकर दूसरे तरफ फेंक कर एक रूम में छुप जाता है। वही उन दोनों बॉडीगार्ड्स की ध्यान उस दिशा में गया था। तो वो दोनों बिना देर किए ही वहां भाग गए। वही वंश उनके जाते ही जल्दी से उस रूम का डोर खोलकर अंदर चला गया। आरुषि उसी रूम में थी। वो रोते हुए रस्सी को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि कोई अभी अभी रूम में आया है। तो वो सहम कर पीछे सरकने लगी। वही वंश रूम में इधर उधर देखने लगा। रूम में इस वक्त लाइट्स ऑन नहीं थे। वंश को आरुषि की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो धीरे से उस आवाज़ के तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वही अपने तरफ किसी को अपने तरफ आता देख आरुषि की सांसें अटक गए। वो बस रोते हुए सामने देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसे वंश का चेहरा दिखा तो वो रोते हुए चढ़पड़ाने लगी। वही वंश उसके पास जाते हुए बोला, अंडरस्कोर आरू, उद्धरण चिन्ह। वंश जल्दी से जाकर आरुषि की रस्सी खोलने लगा। वही आरुषि रोते हुए उसे ही देख रही थी। वंश उसके मुंह पर बांधी हुई पट्टी खोलकर कुछ कहता उससे पहले ही आरुषि उसके गले लगकर रोते हुए बोली, अंडरस्कोर वंश, आप कहाँ रह गए थे? वो आदमी वंश प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, वह आदमी बहुत गंदा है, वह मेरे साथ कुछ करना चाहता है। वंश उद्धरण चिन्ह। वंश उसे कसके गले से लगाकर उसे शांत कराने लगा। वही आरुषि रोते हुए उससे लिपट गई थी। रोने की वजह से उसकी मुंह से एक शब्द तक सही नहीं निकल रहा था। वंश बोला, अंडरस्कोर आरू, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कोई इस तरह किडनैप कर लेगा। तुम्हें इस तरह से अकेला छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए था। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। आई एम रियली सॉरी आरू। आरुषि ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे कसके गले से लग गई थी। वहीं वंश को अब जॉनी के विला से आरू को लेकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना था। क्योंकि जॉनी के हर एक बॉडीगार्ड वेल ट्रेंड था। और भले ही विला के अंदर ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं थे, लेकिन उसने विला के बाहर स्ट्रांग सिक्योरिटी गार्ड को देखा था। वह ऐसे ही आरुषि को लेकर बाहर नहीं जा सकता था, कोई भी उन्हें आसानी से पकड़ लेता। आरुषि अपना सर ऊपर कर रोते हुए वंश को देखने लगी। वही वंश उसे शांत करने के लिए उसके चेहरे पर बिना रुके किस करने लगा। रूम में बस उनकी किस की ही आवाज गूंजने लगे थे। वंश फिर उसके माथे पर किस कर उसके आंसू पोंछने लगा। तो आरुषि बोली, अंडरस्कोर अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? वंश उद्धरण चिन्ह। वंश आरुषि को ही देखने लगा। वो फिर उसे जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि तभी उन्हें किसी का आने का एहसास हुआ। तो आरुषि कसके वंश को पकड़कर सामने देखने लगी। वहीं वंश का चेहरा एकदम से सख्त हो गया था। वो उस बॉडीगार्ड का गन निकाल कर सामने तान कर कुछ कहता कि तभी रूम के लाइट्स ऑन हो गए। आरुषि और वंश लाइट्स ऑन होते ही दोनों हैरानी से सामने खड़े इंसान को देखने लगे। अक्षत का प्राइवेट विला। तारा, अनुराग और अक्षत का आने का वेट कर रही थी। लेकिन करीब 2 घंटे निकल गए थे, लेकिन ना अक्षत आया था और ना ही अनुराग आया था। तारा घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, अंडरस्कोर इतना टाइम हो गया है, फिर भी दोनों में से कोई नहीं आ रहा। तारा फिर अपना बनाए हुए खाना को देखने लगी। फिर वो मुंह बनाकर अकेले ही खाना खाने लगी। फिर वो खाना खाकर अपने रूम में सोने चली गई। आरुषि और वंश कैसे जॉनी से बचकर निकलेंगे? कब तक अक्षत अपने आप को ऐसे ही छुपा कर रखेगा? राधिका और अधिराज का क्या सच है?
65 मेरे साथ रात बिताकर। अक्षत का प्राइवेट विला। तारा अनुराग और अक्षत का आने का वेट कर रही थी लेकिन करीब 2 घंटे निकल गए थे, लेकिन ना अक्षत आया था और ना ही अनुराग आया था। तारा घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, अंडस्को इतना टाइम हो गया है, फिर भी दोनों में से कोई नहीं आ रहा। तारा फिर अपना बनाए हुए खाना को देखने लगी फिर वो मुंह बनाकर अकेले ही खाना खाने लगी फिर वो खाना खाकर अपने रूम में सोने चली गई। अब आगे तारा बार बार करवट बदल कर सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे अक्षत के बिना नींद ही नहीं आ रही थी। अक्षत की उसे आदत पड़ गई थी और अब उसके बिना वो जी भी नहीं सकती थी। उस हद तक अक्षत उसके लिए जरूरी हो गया था। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी तारा सो नहीं पाई तो वो उठकर बैठ गई वो फिर फ़ोन लेकर अक्षत को कॉल करने लगी लेकिन अक्षत का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। तारा फिर फ़ोन को घूर कर देखते हुए बोली, अंडस्को फ़ोन स्विच ऑफ करने से पहले मुझे एक बार कॉल तो कर लेते, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही है अक्षत। आप कहाँ हो? उद्धरण चिन्ह। तारा अक्षत को कोसते हुए उसे ही याद कर रही थी। वहीं अक्षत इस वक्त जॉनी के विला के सामने अपने कार के बोनट को टिक कर खड़ा था। अक्षत के हाथ में एक सिगरेट था जिसका कश लेते हुए वो गोल गोल धुआं छोड़ रहा था। उसका चेहरा इस वक्त हद से ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था और गुस्से से उसकी आंखें हल्के से लाल रंगत ले लिया था। उसका ऑरा इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। जॉनी का विला। अभी हॉल में जॉनी बड़े ही बोरियत से देविका और प्रीति को देख रहा था। वही देविका झूठी आंसू बहाते हुए बोली, अंडस्को जॉनी, तुम मेरी बेटी को इस तरह यूज करके इस तरह उसे छोड़कर जा नहीं सकते, उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। जॉनी प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो। देविका ने रोने की नाटक करते हुए जॉनी के सामने अपना दाव फेंक दिया था। वहीं उसकी बात सुनकर जॉनी की आंखें छोटी हो गई थी। वो फिर घीन भरी नजरों से प्रीति को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। प्रीति उसे कहीं से भी अपने स्टेटस को मैच करती हुई नहीं लग रही थी। जॉनी अपने मन में बोला, अंडस्को कल इस लड़की के साथ रात गुजार कर मैंने बड़ी गलती कर दी, ये तो कहीं से भी मेरे स्टेटस को मैच नहीं कर रही है। जॉनी कल रात का अफसोस मना रहा था, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्रीति उसकी स्टैंडर्ड की नहीं लग रही थी। वही जॉनी को कुछ भी ना बोलता देख देविका प्रीति का बाजू पकड़कर जॉनी के सामने लाकर उसका चेहरा दिखाकर रोते हुए बोली, अंडस्को देखो जॉनी, तुम्हारे लिए रो रो कर मेरी बेटी ने अपना क्या हाल बना लिया है, प्लीज़ इसका हाथ मत छोड़ो। जॉनी मुझे तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर तुमने छोड़ा तो ये जी नहीं पाएगी। देविका लास्ट लाइन बोलते बोलते प्रीति का हाथ जॉनी की हाथ में रखने को हुई लेकिन जॉनी प्रीति को खुद से दूर धक्का देकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को अपने हद में रहो मिसेज जिंदल, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं इस बीच से शादी करूं, कल भी इसने मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया था। अगर मैं होश में होता तो इसे मैं अपने बिस्तर तक क्या गेट तक भी आने नहीं देता। जॉनी के मुंह से प्रीति के बारे में इतना गंदा वर्ड सुनकर देविका को गुस्सा आ गया तो वो लगभग चिल्लाते हुए बोली तो जॉनी गुस्से से उन दोनों को देखने लगा। देविका भले ही सबका बुरा चाहती थी लेकिन उसकी बेटी के लिए वो कभी बुरा नहीं सोच सकती थी, क्योंकि वो उसकी माँ थी और एक माँ कभी अपने औलाद का बुरा नहीं चाहता और ना ही किसी के मुंह से सुनता। वहीं दूसरी तरफ आरुषि को जिस रूम में बांध कर रखा गया था उस रूम में वंश के अलावा भी कोई आया था जिसके तरफ वंश गन तान कर खड़ा था। लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन होते सामने खड़े इंसान को देखकर आरुषि और वंश हैरानी से सामने देखने लगे। सामने इस वक्त अनुराग खड़ा था जो एकटक आरुषि और वंश को देख रहा था। वही आरुषि नासमझी में वंश को देखकर बोली, अंडस्को वंश, इसे आदमी को कहीं देखा है? उद्धरण चिन्ह। वंश अपने दांत पीसते हुए अनुराग को देखने लगा। अनुराग इस वक्त ब्लैक आउटफिट में था और मुंह पर मास्क पहना था। अनुराग इस वक्त बिल्कुल वैसे ही उनके सामने खड़ा था जिस तरह वो वंश और आरुषि के शादी के दिन उनके सामने था। वहीं अनुराग की आंखें और उसका ड्रेस कोड देखकर वंश अपने दांत पीसते हुए आरुषि से बोला, अंडस्को ये वही आदमी है आरू, शादी के दिन ये कॉलेज में भी मिला था, यहाँ तक कि ये आदमी मंदिर में शादी के वक्त जीजू और बाबा के साथ भी खड़ा था। वंश की बात सुनकर आरुषि अनुराग को देखने लगी। वहीं अनुराग को वंश की बात सुनाई दी थी और उसकी बात सुनकर उसके होंठ भी मूड गए थे। लेकिन आज वो उनके सामने कोई पर्दा रहना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपना मास्क उतारा देता है तो वंश की चेहरे के भाव बदल गया। वही आरुषि की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़े हुए वो आदमी सालों पहले खोए हुए उनका प्यारा अंकल होगा। आरुषि और वंश एक साथ उठकर अनुराग के पास आकर उसके गले लग गए। वो दोनों उसे ऐसे गले से लगा लिया था कि उसके छोड़ने से या उससे जरा सी अलग होने से उनका अंकल कहीं गायब हो जाएगा। वही अनुराग भी उन दोनों को गले लगाकर उनकी पीठ सहलाने लगा। तभी आरुषि रोते हुए बोली, अंडस्को अंकल, आप जिंदा है और आप इतने दिन तक हमसे मिलने। उद्धरण चिन्ह। बाद में बताऊंगा बच्चा, पहले यहाँ से निकलते हैं। आरुषि रोते हुए अनुराग से कुछ बोले जा रही थी लेकिन अनुराग उसकी बात को बीच में ही रोक कर कहता है तो आरुषि रोते हुए उसे ही देखने लगी। वो फिर वंश और उसे देखते हुए बोली, अंडस्को वो जॉनी, वो बहुत ही बुरा है अंकल, उसने ही मुझे कहा कि उसने भाई और भाभी को मार डाला है और आज मेरे साथ रात बिताकर मुझे भी भाई की तरह मार देगा। उद्धरण चिन्ह।
आरुषि रोते हुए बोल रही थी। एल वहीं अनुराग और वंश का चेहरा एकदम से सख्त हो गया था। एल वंश उसे कसके गले से लगाकर उसे शांत कराते हुए बोला, अंडस्को आरु शांत हो जाओ, अब वो जॉनी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं अब वो किसी भी लड़की के साथ रात बिताने का लायक नहीं बचेगा। आरु, तुम्हारी इन आंसुओं का बदला कैसे उस जॉनी से लेता हूँ, तुम अब बस देखती जाओ। एल ये सब बोलते हुए वंश का चेहरा गुस्से से भर गया था। एल वही अनुराग उसे कुछ बोलने को हुआ कि तभी वंश बोला, अंडस्को अंकल आप आरू को लेकर यहाँ से जाए, मैं उस जोनी को आज मौत का घाट उतार कर ही घर लौटूंगा। एल वंश की बात सुनकर अनुराग का चेहरा गुस्से से भर गया। एल वो गुस्से से बोला, अंडस्को जॉनी को मारना इतना आसान नहीं है वंश, तुम दोनों मेरे साथ पहले चलो। एल अनुराग फिर से मास्क पहनकर उन दोनों को लेकर जाने लगा, लेकिन वहां निकलना इतना आसान भी नहीं था। अगर आसान होता तो वह जॉनी का विला नहीं होता, क्योंकि जॉनी ने भले ही विला के अंदर किसी भी गार्ड को नहीं रखा था, लेकिन विला के बाहर तो गार्ड्स थे। देविका और प्रीति गुस्से से जॉनी को देख रहे थे। एल जॉनी की मुंह से खुद के लिए बीच सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आ गया था। वो अभी भी जॉनी का धक्का देने से नीचे ही गिरी हुई थी। एल वो उठकर थोड़ा सामने आकर गुस्से से बोली, अंडस्को क्या कहा तुमने बीच, तुम मेरे साथ कल रात मजे करके, उद्धरण चिन्ह, जस्ट शट अप, जॉनी गुस्से से चिल्लाकर बोलता है। तो प्रीति की बात अधूरी ही रह गई थी। एल वहीं जॉनी गुस्से से उससे एक एक बात भी चबाते हुए बोला, अंडस्को कल रात जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम खुद मुझे उस शिप के रूम में ले गई थी। एल तुमने ही मुझे उकसाकर वो सब करने पर मजबूर किया था। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि तुमने मेरा नशे में होने का फ़ायदा उठाया है। जॉनी की बात सुनकर प्रीति सकपका गई। एल जॉनी की एक एक बात भी सच ही थे और ये बात देविका और प्रीति अच्छे से जानते थे। वही जॉनी घड़ी में टाइम देखता है। एल उसका जाने का वक्त हो गया था। एल जॉनी गुस्से से देविका के पास जाकर अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को अगर मुझसे दुश्मनी निभाना है तो शौक से निभाओ मिसेज जिंदल, मैं तुम्हें बर्बाद करने में बिल्कुल वक्त नहीं लूंगा, लेकिन अगर मुझसे भला चाहती है तो अपनी इस बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। एल जॉनी की बात सुनकर देविका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अक्षत के मरने से जॉनी फिर से कितना स्ट्रांग हुआ है ये उसे अच्छे से पता था। एल कि अगर वो उससे दुश्मनी निभाती तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला था। देविका फिर जॉनी को बिना कुछ कहे प्रीति को लेकर वहां से जाने लगी। एल प्रीति को इसका बिल्कुल उम्मीद नहीं था। एल वो उसकी मां को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, अंडस्को मॉम यह आप क्या कर रही है, वो इंसान, उद्धरण चिन्ह, चुपचाप मेरे साथ चलो प्रीति। एल प्रीति की बात सुनकर देविका रुककर गुस्से से उसे देख बोली तो प्रीति उसे ही हैरानी से देखने लगी। एल उसे नहीं लगा था कि उसकी मां बस जॉनी की बात सुनकर ही इतना डर जाएगी। वहीं जॉनी गुस्से से उन दोनों को बस जाता हुआ देख रहा था। एल वो फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को डिस्गस्टिंग पीपल। एल जॉनी फिर वही खड़े हुए अपने असिस्टेंट को देख कुछ इशारा कर कहता है, अंडस्को जाकर जेट रेडी करो, हमें अभी निकलना है। जॉनी की बात सुनकर उसका असिस्टेंट अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चला गया। एल वही जॉनी फिर से आरुषि के पास जाने लगा। वहीं अक्षत एक टक देविका और प्रीति को जाते हुए देख रहा था। एल उनके जाते ही अक्षत सिगरेट नीचे फेंककर उस पर अपना शूज रखकर मसलते हुए बोला, अंडस्को जॉनी चलो आज तुम्हारा चैप्टर ही क्लोज कर देता हूँ, आई एम कमिंग। एल अक्षत अपना गन निकालकर बेहद स्टाइल से उसे घुमाते हुए विला के अंदर एंटर हुआ। एल अक्षत अभी देविका और प्रीति के नज़रों में आना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बस अनुराग को ही अंदर भेजा था। एल वैसे जॉनी के सामने भी उसका अभी आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जॉनी ने उसकी बहन पर जो गंदी नज़र डालकर गलती की थी उसकी सजा तो उसे देना ही था। वहीं जॉनी जैसे जैसे आरुषि के रूम के तरफ जा रहा था एल वैसे वैसे उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो उसकी नज़र एक बॉडीगार्ड पर जाती है एल जिसे वंश ने मार डाला था। जॉनी जल्दी से जाकर उस बॉडीगार्ड को देखता है। एल फिर वो गुस्से से आरुषि के रूम के पास जाता है। एल उसके और दो बॉडीगार्ड भी मरे हुए हालत में थे। एल उन दोनों को अनुराग ने मारा था। एल जॉनी फिर रूम में जाता है। एल रूम में वहां आरुषि थी ही नहीं। एल आरुषि को वहां ना देखकर जॉनी का माथा तनका। एल वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को मेरे विला में आकर मेरे ही बॉडीगार्ड्स को मारने की हिम्मत किसने की? उस लड़की के पास तो अब तक कोई नहीं था बचाने वाला। ओ नो, मैं उस लड़के को कैसे भूल सकता हूँ? जॉनी को लगा था कि वंश आरुषि तक कभी नहीं पहुंच पाएगा लेकिन उसने गलत सोचा था। वंश उस तक पहुंचकर उसकी बीवी को लेकर भी गया था। वहीं जॉनी गुस्से से रूम से बाहर निकलते हुए बोला, अंडस्को वंश विकास लूथरा, तुम्हें हल्के में लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम्हें मारकर ही तुम्हारी बीवी को लूटूंगा। जॉनी फिर गुस्से से सीढ़ियों से उतर कर जाने लगा। वहीं वंश, अनुराग और आरुषि तीनों अभी तक उसके विला में ही थे और उन तीनों ने जॉनी की बात सुन भी लिया था। वंश का चेहरा बहुत ही गुस्से से भर गया था। उसे देख अनुराग डर रहा था कि वंश उनका प्लान को बर्बाद ना कर दे। अनुराग आरुषि और वंश को लेकर जाने लगा। वही जॉनी गुस्से से हाल में आ गया था, लेकिन तभी उसे किसी का बॉटल पटकने का और गलास में ड्रिंक बनाने का आवाज आने लगा तो जॉनी की नज़र विला में ही बने हुए बार के तरफ चली जाती है।
फिर वो गुस्से से बार के तरफ चला गया लेकिन वो और आगे बढ़ता उससे पहले ही बार काउंटर पर बैठे हुए शख्स को देखकर उसके कदम रुक गए। बार काउंटर पर चेयर पर बैठे बोतल से गिलास में वाइन डाल रहे शख्स को देखकर जॉनी को अपने नज़रों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो सामने शख्स को देख रहा है क्या वह सच में है या ये सिर्फ उसकी वहम है। वहीं दूसरी तरफ लूथरा निवास में चारू ने अब तक कई बार आरुषि को कॉल कर लिया था लेकिन एक बार भी कॉल रिसीव न होने पर चारू का दिल घबराने लगा था। वह बार बार चारों को कॉल करती और पूरा रिंग जाने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं होता। चारू ने परेशान होते हुए खुद से ही कहा, अब इस लड़की को क्या हो गया है, यह मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है और वंश भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वंश का नाम लेने पर चारों को वंश का याद आया तो उसने वंश को कॉल करना चाहा और अपने फ़ोन पर वंश का नंबर डायल कर उसकी कॉल रिसीव करने का इंतजार करने लगी लेकिन रिंग पूरा जाकर कट जा रहा था। लेकिन फिर भी वंश चारों का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। एक बार फिर से चारों हटा से जाकर सोफे पर बैठ गई और खुद से ही बोली, ये दोनों बच्चों को हो क्या गया है, पहले आरुषि मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और अब वंश भी मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। दोनों की कॉल की पूरी रिंग जा रही है लेकिन फिर भी दोनों कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। चारू ने खुद में ही हंसते हुए कहा, मैं भी ना दोनों को परेशान कर रही हूँ। दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, इसलिए अभी कहीं बाहर घूमने गए होंगे और मैं उन दोनों को कॉल करके परेशान कर रही हूँ। छोड़ो जाने दो, मैं अभी उन्हें कोई परेशान नहीं करती हूँ, बाद में उन्हें कॉल करके देखती हूँ। इतना कहकर चारों अजय के कमरे में चली गई और उसे एक बार चेक करने के बाद कि सब कुछ ठीक है वही लगे सोफे पर लेटकर अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से बोली, भगवान जी मेरी बच्ची को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, वंश के साथ रखना। अब जॉनी के साथ क्या होने वाला है आगे, और देविका अपनी और प्रीति की इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगी, क्या उसके बदला लेने तक जानी जिंदा बचेगा। 66 नशे में तो तुम लग रहे हो, चारू ने खुद में ही हंसते हुए कहा, मैं भी ना दोनों को परेशान कर रही हूँ। दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, इसलिए अभी कहीं बाहर घूमने गए होंगे और मैं उन दोनों को कॉल करके परेशान कर रही हूँ। छोड़ो जाने दो, मैं अभी उन्हें कोई परेशान नहीं करती हूँ, बाद में उन्हें कॉल करके देखती हूँ। इतना कहकर चारों अजय के कमरे में चली गई और उसे एक बार चेक करने के बाद कि सब कुछ ठीक है वही लगे सोफे पर लेटकर अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से बोली, भगवान जी मेरी बच्ची को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, वंश के साथ रखना। अब आगे चारू अजय के कमरे में आए तो उसकी नज़र बेड पर पड़े अजय के ऊपर चली गई। चारू को वैसे तो अजय के ऊपर गुस्सा बहुत था, क्योंकि इतने सालों तक अजय ने उन लोगों का साथ दिया था जो उसके कभी हुए ही नहीं थे। अजय की भी इसमें कोई गलती नहीं है। अजय ने तो अपने बड़े भाई और भाभी का ये सोचकर हमेशा साथ दिया कि वह उसके अपने हैं, लेकिन कहते हैं एक पैसा सबके लिए अपना होता है, बाकी कोई नहीं कहते हैं। जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो उसके लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। वैसे ही अनिल और देविका ने अजय के साथ किया था। अजय की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के बाद उन्होंने अजय को भी अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था, जो कि अजय मर भी जाता अगर अनुराग और विकास ने उसे बचाने की कोशिश न की होती, और अगर अजय वक्त रहते देविका और अनिल की इरादों को समझ जाता तो आज उसकी यह हालत नहीं होती और ना ही वह अपनी पत्नी की नज़रों में गिरता। लेकिन अब क्या कर सकते थे, उसकी बुरी किस्मत उसे उसकी अपने ही भाई और भाभी ने धोखा दिया था और वह अपनी पत्नी की नज़रों में इस लायक भी नहीं था कि उसकी पत्नी उसकी इज्जत कर सके, और ना ही उसका बेटा उसे अपना पिता मानता था। ये सब जो कुछ भी था वह अजय की ही कर्मों का फल था जो अभी उसे इस रूप में मिल रहा था। जॉनी का विला। जॉनी इस वक्त हैरानी से अपने विला में बनी हुई बार काउंटर पर बैठे हुए शख्स को देखे जा रहा था। उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठा हुआ शख्स जिंदा कैसे बच गया। जॉनी अपने आंखें मलने लगा ये सोचकर कि उसने कुछ गलत देख लिया है। वो जो सामने देख रहा है वो उसके आंखों का महज एक धोखा, एक भ्रम हो सकता है। वहीं अक्षत इस वक्त ड्रिंक करते हुए अपने बेजान सी आंखों से जॉनी को देखने लगा था। जॉनी को इस तरह आंखें मलता देख अक्षत की होंठ मुड़ गए थे। वो ड्रिंक करते हुए बेहद सख्त आवाज में बोला, ड्रिंक तो मैं कर रहा हूँ और नशे में तो तुम लग रहे हो जॉनी। अक्षत की बात सुनकर जॉनी की आंखें फैल गए। वो अपने आंखें बड़ी बड़ी कर अक्षत को देखने लगा। वही अक्षत एक बोतल उठाकर फिर से ड्रिंक बनाते हुए अपना सर नामे हिलाकर बोला, हम इस स्कॉच में उतना दम नहीं है जॉनी, मुझे नशा ही नहीं हो रहा है, दूसरा ट्राई करता हुए। अक्षत की बात सुनकर जॉनी हैरानी से उसे ही देखने लगा। वो अक्षत को इस वक्त ऐसे देख रहा था जैसे उसे सामने दिख रहे इंसान पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो जिंदा है। वही अक्षत जॉनी को देखते हुए ड्रिंक ग्लास उठाकर एक सिप लेकर जॉनी को देखने लगा जैसे वो उस ड्रिंक का टेस्ट कर रहा हो। अक्षत फिर उस रम का बॉटल नीचे फेंक कर कहता है, इसमें भी इतना दम नहीं है। अक्षत इतना बोलकर ड्रिंक ग्लास खाली कर दूसरा बॉटल उठाता है। उस बार काउंटर में जॉनी ने अलग अलग देश के अलग अलग ब्रांड की विस्की मंगा कर रखा था। उसमें एक बॉटल भी लोकल ब्रांड का नहीं था। वही अक्षत एक एक सिप को ट्राई करते हुए एक एक बॉटल फेंकते जा रहा था। जॉनी अपने जगह में भूत बनकर ही खड़ा था।
जॉनी को अभी भी अपने सामने अक्षत को देखकर इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वह अक्षत है और वह जिंदा है, बल्कि जॉनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों मरने के बाद अक्षत एक भूत बनकर उसके सामने खड़ा है। अक्षत का प्राइवेट विला। तारा को अक्षत के बिना नींद ही नहीं आ रहा था। वो बार बार करवट बदल कर सोने की कोशिश कर रही थी। जब उससे सोया नहीं गया तो वो उठकर वार्डरोब के पास जाकर अक्षत का एक शर्ट देखने लगी। सारे शर्ट्स अक्षत के ब्लैक ही थे। ये देखकर तारा का मुंह बन गया। तारा फिर उसमें से एक शर्ट उठाकर वापस रूम में आ गई। फिर अक्षत का शर्ट बेड में ठीक से फैलाकर उस शर्ट की एक आस्तीन में अपना बाह डालकर शर्ट को ही अक्षत समझकर सोने लगती है। लेकिन जब इतना सब करने के बाद भी तारा को नींद नहीं आई तो तारा उठकर बेड पर बैठ गई और अपने सर पर मरते हुए बोली, तारा तूने ऐसा क्यों किया? देखा तुझे उनके बिना नींद तक नहीं आ रही है और पता नहीं है अक्षत कहाँ है, और यहाँ तक कि अपना फ़ोन भी बंद करके रखा है इन्होंने। आप क्या जब तक ये नहीं आएंगे तू सोएगी नहीं, और सोएगी नहीं तो तू दूसरे दिन कैसे उठेगी, और तेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी हो जाएंगे। तारा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहते हुए तारा अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काटने लगी, यह सोचते हुए कि अब उसे सोने के लिए क्या करना चाहिए। तारा अपने कमरे में चक्कर काटते हुए अक्षत के शर्ट को जो बेड पर पड़ी हुई थी उसे देख रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और तारा उस शर्ट को उठाकर सारे बटन्स खोलकर अपने कपड़े उतारकर उसे शर्ट को पहनने लगी। तारा ने उसे शर्ट को पहनकर मिरर में खुद को देखते हुए कहा, वह तारा तू तो इसमें बड़ी हॉट लग रही है। अभी अगर अक्षत ने तुझे इस शर्ट में देख लिया ना तो पक्का वह तेरी सेड्यूस हो जाएंगे और फिर वह सारी रात तुझे परेशान करेंगे, लेकिन अभी वह नहीं है ना तो मैं इसे पहनकर सो सकती हूँ। इतना कहते हुए तारा वापस बेड के पास आए और लेट गई। कुछ ही देर में तारा को उसकी आंखें भरी होती हुई महसूस हुई तो तारा ने खुद को ही अपनी बाहों में भरते हुए अक्षत के एहसास को अपने अंदर महसूस करते हुए अपनी आंखों को बंद कर नींद की आगोश में चली गई। वहीं जॉनी का विला। अक्षत एक एक कर बार में जितने भी विस्की की बॉटल्स थे सारे फोड़कर नीचे फेंक दिया था। वहीं जॉनी ऐसा ही खड़ा था। वहीं अक्षत का एक ग्लास की टुकड़ा उठाकर जॉनी के पास ड्रिंक करते हुए आते हुए बोला, अंडस्को तेरे विला में जितने भी विस्की उनमें से किसी में भी उतना दम नहीं रहा कि अक्षत जिंदल को नशे में चूर करे। बिल्कुल तुम्हारे उस डेथ गेम में भी कोई दम नहीं था जॉनी, तुम अक्षत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अक्षत बोलते बोलते जॉनी की हाथ को कांच की टुकड़े से फाड़ देता है तो जॉनी अपना हाथ कसके पकड़कर जोर से चिल्ला उठा। वही अनुराग वंश और आरुषि को लेकर विला से बाहर जा रहा था, लेकिन जॉनी का दर्दनाक चीख सुनकर आरुषि डरकर वंश से चिपक गई थी। वहीं अनुराग को समझने में देर नहीं लगी थी। विला में अक्षत का एंट्री हो चुका है और वो बड़े ही बेदर्दी से अपना बेरहमी दिखाने लगा है। वहीं अनुराग उन दोनों को लेकर जाने को हुआ कि वंश रुककर आरुषि का हाथ अनुराग के हाथ में पकड़ा कर बोला, अंडस्को अंकल आरू को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इस जॉनी को मारकर ही विला से बाहर आऊंगा। वंश की बात सुनकर आरुषि और अनुराग एक दूसरे को देखने लगे। तभी आरुषि डरते हुए वंश का हाथ पकड़कर बोली, अंडस्को वंश वो आदमी ठीक नहीं है, हम चलते हैं न यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। आरुषि की बात सुनकर वंश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे शांत कराते हुए बोला, अंडस्को आरू, उसने तुम्हारे बारे में जो बोला है ना उसका बदला लेना मेरा फर्ज है। उसने तुम्हें गंदी नज़र से देखकर जो गलती की है न उसकी सजा तो मौत ही होगी। वंश विकास लुथरा भी कोई लुच्चा नहीं है जो किसी की भी मुंह से अपने बीवी के लिए ऐसा सुनकर चला जाए। आरुषि को डर लग रहा था। वंश को कुछ कहने को हुई कि तभी वंश बोला, अंडस्को मैं सही सलामत आऊंगा आरू, तुम जाओ। वंश, आरू सही कह रही है, तुम भी चलो। अनुराग वंश की बात सुनकर उसे भी बाहर ले जाते हुए कहता है तो वंश अपना हाथ छुड़वाकर पीछे हटते हुए बोला, अंडस्को नहीं अंकल, उस जॉनी का जीना हराम किए बगैर मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, आप आरू को यहाँ से ले जाओ। मतलब तुम जिंदा हो? जॉनी दर्द से लगभग चिल्लाते हुए बोलता है तो अक्षत ड्रिंक का ग्लास नीचे फटक कर जोर जोर से हंसने लगा। वहीं अक्षत का हंसना सुनकर वंश और आरुषि हैरानी से उस तरफ देखने लगे जहां से उन्हें अक्षत का आवाज सुनने लगा था। वहीं आरुषि वंश का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, अंडस्को वंश, ये भाई का आवाज है, वंश भाई। उद्धरण चिन्ह। आरुषि अपनी बात बीच में ही छोड़कर अक्षत का आवाज फॉलो करते हुए बार के तरफ भाग जाती है। वही वंश भी आरू के पीछे भाग जाता है। वहीं अनुराग अपने सर पर हाथ फेरते हुए विकास को कॉल करते हुए वहीं रखे हुए सोफे पर बैठ गया। वहीं जॉनी दर्द से करहाते हुए अक्षत को देखने लगा था जो इस वक्त किसी शैतान की तरह हंसते जा रहा था। उसका हंसी इस वक्त ज़्यादा ही भयानक था। पूरे विला में बस अक्षत की हंसी गूंज रही थी। भाई, तभी अक्षत की कान में आरुषि की रूंधली सी आवाज़ सुनाई दी तो अक्षत का चेहरा एकदम से इमोशनलेस हो गया। वो एकटक आरुषि को देखने लगा जो रोते हुए उसे ही देख रही थी। वही अक्षत उसके तरफ अपना हाथ फैलाकर अपने तरफ आने का इशारा करता है तो आरुषि जोर जोर से रोने लग गई। उसे जिंदा देखकर वो भी अपने जगह में जम गई थी। वहीं अक्षत उसका इस तरह रोकर बुरा हाल बनाता देख अक्षत गुस्से से जॉनी को एक जोरदार घुसा मारकर नीचे गिराकर आरुषि के तरफ बढ़ गया। वहीं आरुषि अक्षत को अपने तरफ आता देख आरुषि रोते हुए जाकर उसके गले से लग गई। वही अक्षत उसे अपने बाहों में भरकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। वो फिर झुककर आरुषि की बालों पर किसकर बोला, अंडस्को आरू शांत हो जाओ बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आरुषि रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस जोर जोर से रो रही थी। वो कस के अक्षत से गले लग कर रोते हुए बोली, अंडस्को भाई, आप इतने दिन कहाँ थे? पता है मम्मा और मेरा आपके बिना कैसा हाल हुआ है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत बस चुपचाप खड़ा था। वही जॉनी को अब यकीन हो गया था कि अक्षत जिंदा है। वो आसपास अपने आदमियों को ढूंढने लगा। विला में उसका कोई भी आदमी, यहाँ तक कि उसका असिस्टेंट तक दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं वंश भी उनके पास आ गया था। वो एकटक अक्षत को देखने लगा था। अक्षत की नज़र भी उसके आने से उस पर टिकी थी, लेकिन उसके आंखों में थोड़ा गुस्सा नजर आ रहा था। वहीं जॉनी अपना गन निकालकर अक्षत पर पॉइंट कर शूट करता उससे पहले ही वंश फुर्ती से अपने शूज निकालकर जॉनी की हाथ के तरफ फेंक देता है। तो जॉनी की हाथ से गन छूट कर नीचे गिर गया। वहीं वंश भागकर जॉनी के पास जाकर बिना रुके मारने लगा। वहीं अक्षत के होंठ मुड़ गए। वो अपने आंखें बंद कर आरुषि का सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अंडस्को मम्मा कैसी है आरुल? आरुषि सिस्क सिस्क कर रो रही थी। वो अक्षत की बात सुनकर अपना सर ऊपर कर अक्षत को देखती है। फिर वो बड़े ही नाराजगी से कहती है, अंडस्को मम्मा का हालत बहुत खराब है भाई, आप इतने दिनों तक हमसे दूर रहे, मैं और मम्मा भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आरुषि इतना बोलकर उससे अलग होती है। वहीं आरुषि की बात सुनकर अक्षत अपने आंखें खोलकर उसे देखने लगा। आरुषि का मुंह ज्यादा ही फूल गया था और रोने की वजह से भी लाल हुआ था। वहीं जॉनी और वंश का फाइटिंग चल रहा था। वंश जितना जॉनी पर भारी पड़ रहा था उतना ही जॉनी वंश पर। वही अक्षत आरुषि के गाल पर हाथ रखकर उसके आंखों में देख बोला, अंडस्को आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। आरुषि उसका हाथ पकड़कर उससे थोड़ा गुस्से में बोली, अंडस्को नॉट एक्सेप्टेड भाई, आपने जो भी किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आरुषि की बात सुनकर अक्षत उसे ही देखने लगा। वो उसकी बहन थी, जिद तो उसमें भी था। अक्षत एक गहरी सांस लेकर अपने दोनों कान पकड़कर उसे देख फिर बोला, अंडस्को आई एम सॉरी बच्चा, ये सब करना बहुत जरूरी था। आरुषि उसके दोनों हाथ नीचे कर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। वहीं अक्षत अपने सर पर हाथ फेरते हुए उसका हाथ पकड़ता उससे पहले ही आरुषि बोली, अंडस्को भाई भाभी कहाँ है? मुझे पता है आप इतना ठीक लग रहे हैं, मतलब वो भी सही सलामत ही होंगे। आरुषि का सवाल सुनकर वंश जो जॉनी से लड़ रहा था वो रुक गया। वहीं जॉनी उसे रुका हुआ देख एक के बाद एक गुस्सा मारने लगा, लेकिन वंश ने हिला तक नहीं। वहीं आरुषि की बात सुनकर उसके होंठ मुड़ गए। उसको बहन थोड़ा बहुत उसे जानती भी थी। अक्षत बोला, अंडस्को वो ठीक है आरुल। अक्षत की बात सुनते ही वंश की दिल को बेहद सुकून मिल रहा था। वो गुस्से से जॉनी को बिना रुके मात मारकर नीचे फेंक दिया। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो गुस्से से एकदम से जंप मारकर उसके छाती पर अपना पैर रख देता है तो जॉनी का दर्दनाक चीख पूरे विला में गूंजने लगा था। उसका वो चीख ज्यादा ही दर्दनाक था। जिसे सुनकर आरुषि डर कर अपना चेहरा अक्षत के सीने पर अपना चेहरा छुपा लेती है। वहीं अक्षत की होंठ मुड़ गए थे। अनुराग विकास के साथ अब वहां आ भी गया था। विकास एक टक बिना भाव के अपने बेटे का खौफ देख रहा था। वहीं अक्षत मुड़कर जॉनी को देखने लगा। जॉनी दर्द से तड़प रहा था। लगभग वंश उसे अधमरा कर चुका था। वंश उसके ऊपर ही बैठकर उसका कालर कसके पकड़कर बिना रुके मारते हुए बोला, अंडस्को तुमने मेरी आरू को उस नज़र से देखा कैसे जॉनी? तुम्हें तो मैं अब पल पल तड़प कर मारूंगा। वंश ये बोलते हुए उसे मारने लगा। वहीं जॉनी की मुंह से खून निकलने लगा था। वहीं विकास जॉनी का गिरा हुआ बंदूक अपने पौ से ही वंश के तरफ पास करता है तो वंश एक नज़र विकास को देखता है। विकास की होंठ मुड़ गए थे। वो गन उठाने का इशारा करता है तो वंश गन लेकर जॉनी की मुंह में गन घुसाकर ट्रिगर दबा देता है तो जॉनी वही अपना दम तोड़ देता है। 67 आरुषि वंश की जुदाई। वंश उसके ऊपर ही बैठकर उसका कालर कसके पकड़कर बिना रुके मारते हुए बोला, अंडस्को तुमने मेरी आरू को उस नज़र से देखा कैसे जॉनी? तुम्हें तो मैं अब पल पल तड़पा कर मारूंगा। वंश ये बोलते हुए उसे मारने लगा। वही जॉनी की मुंह से खून निकलने लगा था। वहीं विकास जॉनी का गिरा हुआ बंदूक अपने पौ से ही वंश के तरफ पास करता है तो वंश एक नज़र विकास को देखता है। विकास की होंठ मुड़ गए थे। वो गन उठाने का इशारा करता है तो वंश गन लेकर जॉनी की मुंह में गन घुसाकर ट्रिगर दबा देता है तो जॉनी वही अपना दम तोड़ देता है। अब आगे जॉनी का विला अब तक पूरी तरह शांत हो चुका था। वंश के साथ लड़ते लड़ते जॉनी ने अपना दम तोड़ दिया था। वहीं अनुराग, विकास, आरुषि हैरानी से वंश को देखे जा रहे थे। वंश का ये रूप उन लोगों के सामने पहली बार आया था। वही अक्षत का नज़र सिर्फ और सिर्फ जॉनी पर टिका था जो अब तक मर चुका था। अक्षत उसे देख अपने मन में एक एक बात भी चबाते हुए बोला, अंडस्को तुम्हारा अंत होना जरूरी तो नहीं था, लेकिन जो गलती मेरी बहन को उठाकर तुमने ला कर की थी उसकी सजा देना जरूरी था। हम अब जाकर अपने साथियों का आने का वेट करो, एक एक कर तुम्हारे पास आते रहेंगे सब। अक्षत का जॉनी को इतना जल्दी मारने का इरादा नहीं था। जॉनी से जितना अपना काम निकलवाना था उतना अक्षत ने किया था, लेकिन उसे मौत का सजा देने के बारे में उसने सोचा नहीं था। लेकिन आरुषि को उठाकर उसके साथ गलत करने के इरादे ने जॉनी की जान लेने पर अक्षत को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वहीं वंश गुस्से से जॉनी को देख रहा था। शायद उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, जिस वजह से वो उठकर फिर से 2-3 गोली उसके सीने पर भी उतार देता है। वंश का बस चलता तो वंश जॉनी को दोबारा जिंदा कर उसे फिर तड़पा तड़पा कर मारता, क्योंकि जॉनी ने पहले तो उसकी बहन जिससे वो बहुत प्यार करता है
उसे मारने की कोशिश की, फिर उसकी मोहब्बत उसकी वाइफ आरुषि को किडनैप कर उसके साथ रात बिताकर उसे मारने की बात कही। इसलिए वंश उसे जितनी दर्दनाक मौत देता उतना कम था, और अभी भी जो मौत उसने दी थी उसे कम ही लग रही थी। तभी बहुत सी लोगों की चिल्लाने की और कराहने की आवाज़ सुनाई दी, तो सब मुड़कर देखते हैं एल। जॉनी की जितने भी आदमी थे वो सब इस वक्त बांधे गए थे एल। उन सबको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था एल, और वो सभी जख्मी हालत में थे। सबको अक्षत के बॉडीगार्ड्स और उसका असिस्टेंट हॉल में लाकर फेंक देते हैं एल। तो अक्षत आरुषि का हाथ पकड़कर विला से बाहर जाते हुए अभिनव को बोला, अंडस को सबको एक साथ दफना दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना एल। अक्षत के पीछे ही अनुराग, वंश और विकास भी बाहर आ गए। वही आरुषि वंश को देखते हुए बोली, अंडस को वंश आपको तो बहुत चोट लगी हुई है। आरुषि की बात सुनकर अक्षत रुक गया एल। वही वंश उसके पास आकर उसकी बातों का कोई जवाब देता उससे पहले ही अक्षत उसकी तरफ हाथ दिखाकर रोक देता है एल। तो वंश और आरुषि एकटक अक्षत को हैरानी से देखने लगे। वहीं अनुराग और विकास एक दूसरे को देखकर चुप हो गए एल। वहीं वंश अक्षत को देखते हुए कुछ कहता उससे पहले ही अक्षत उसके कालर को कसके पकड़कर अपने तरफ खींचकर गुस्से से बोला, अंडस को मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी आरू का ध्यान रखो, लेकिन तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो वंश। उद्धरण चिन्ह। अक्षत एक एक शब्द को चबाते हुए बोल रहा था एल। वहीं वंश को शादी के दिन अक्षत का मंदिर में कही हुई बात याद आ गया एल। उस दिन अक्षत अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में रखकर यही बोला था एल कि उसका ख्याल रखे, अगर उसे 1 करोड़ भी आए तो उसका जीना हराम कर देगा। अक्षत का एक हाथ आरुषि के हाथ में था और दूसरा वंश के काल में। वहीं वंश आरुषि को एक नज़र देखकर अक्षत से बोला, अंडरस्को आई एम सॉरी जीजू, मुझसे गलती हो गई। उद्धरण चिन्ह। तो अब उस गलती की सजा भी भुगतो वंश। वंश आगे कुछ कहता उससे पहले ही अक्षत लगभग उस पर चिल्लाता है एल। तो वंश चुप हो जाता है। वंश को पता था उसने लापरवाही की है एल, जिस वजह से आरुषि को ये सब सहना पड़ा एल। वही आरुषि डरते हुए अक्षत को देखकर कुछ कहने को हुई उससे पहले ही वंश बोल पड़ा, अंडस्को आप सही कह रहे हैं जीजू, मैंने गलती की है, मैं अपनी आरू का अच्छे से ख्याल रख ही नहीं पाया, आप जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। वंश। आरुषि रोते हुए हैरानी से उसका नाम लेती है एल। वही वंश दर्द भरी नज़रों से उसे देखने लगा एल। जितना दर्द अभी उसे अपनी बॉडी में लगे चोटों के वजह से हो रहा था एल, उससे कई ज़्यादा दर्द उसे तब होता अगर जॉनी आरुषि के साथ अपने इरादे में कामयाब हो जाता, और वो सोचकर भी वंश नहीं सोचना चाहता था, क्योंकि शायद उसके बाद आरुषि खुद को ही खत्म कर लेती है। अक्षत वंश पर भरोसा रखकर ही आरुषि को उसे सौंप कर गया था एल, लेकिन उसकी वजह से आरुषि जोनी के हाथ लगी थी एल। और वैसे भी उस बेरहम इंसान को किसी की गलती को माफ़ करने की आदत ही नहीं थी एल। वो तो खुद से गलती हो भी गया तो भी वो बेरहम की तरह सजा देता था। वहीं अक्षत गुस्से से वंश को देखकर बोला, अंडस्को अब से तुम आरुषि से दूर रहोगे। अक्षत की बात सुनकर वंश, आरुषि, अनुरागा और विकास हैरानी से अक्षत को देखने लगे एल। उनमें से किसी ने नहीं सोचा था एल कि अक्षत ऐसा कुछ सुनाएगा। जीजू। अक्षत का डिसीजन सुनकर वंश 2 कदम आगे आते हुए बोला, तो अक्षत गुस्से से उसे देखकर अपना सर नामे हिलाते हुए बोला, अंडस्को शशशश, नो मोर वर्ड्स वंश एल। अक्षत की बात सुनकर वंश आरुषि को देखने लगा एल। वहीं आरुषि रोते हुए अक्षत से बोली, अंडस्को भाई नहीं, इसमें वंश। उद्धरण चिन्ह। आरुषि आगे कुछ कहती उससे पहले ही अक्षत गुस्से से उसे देखने लगा एल, जिससे आरुषि की आगे की बात उसके गले में ही अटक गई एल। वही अक्षत गुस्से से आरुषि से बोला, अंडस्को उसे उसकी गलती की सजा मिली है आरू, और उसे तुमसे दूर रहकर अपनी सजा भुगतना ही पड़ेगा एल। अक्षत की बात सुनकर आरुषि रोते हुए अपना सर नामे हिलाती है एल। वही वंश की आंखें नम हो गई थी एल। वो आरुषि से दूर नहीं रह सकता था, आरुषि उसकी जिंदगी थी और यह बात अक्षत अच्छे से जानता भी था एल, और इसलिए सिर्फ उसे तड़पने के लिए अक्षत ने उसे यह सजा दी थी। वहीं अनुराग को उन दोनों का इस तरह अलग होना अच्छा नहीं लगा, तो वो आगे आकर अक्षत से बोला, अंडस्को अक्षत ये कैसा डिसीजन है तुम्हारा, हमेशा ऐसे उटपटांग हरकतें करनी होते हैं तुम्हें, तुम उन दोनों को। उद्धरण चिन्ह। अनुराग आगे कहता उससे पहले ही अक्षत आरुषि को लेकर अपने कार में बैठ गया एल। वही आरुषि रोते हुए वंश को देखने लगी एल। वो वंश से बहुत प्यार करती थी एल, उससे दूर होना वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी एल, लेकिन आज उसके भाई की वजह से उसे वंश से हकीकत में दूर होना पड़ रहा था। अक्षत के कार में बैठते ही उसका कार उसके लूथरा निवास के लिए निकल पड़ी एल। वहीं वंश बस अक्षत का कार को जाता हुआ देख रहा था। वहीं विकास एक टक बिना भाव के अपने बेटे को देख रहा था एल। वो फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया एल। अक्षत जितना पत्थर था उतना ही पत्थर विकास भी था एल, लेकिन अनुराग ऐसा नहीं था एल। वो दूसरों की दुख में रोता तो दूसरों की खुशी में हंसता एल। शायद उसका यही बिहेवियर का फायदा उठाकर उसे सालों तक अपनों से दूर कर दिया था एल। जिंदा होकर भी दुनिया के सामने आज भी मरा हुआ था। दुनिया सच में बहुत ही बेरहम और निर्दयी होता है एल। हर कोई अपने मतलब के लिए जीता, अपने मतलब के लिए मरता है। लोग ये भी कहते हैं एल कि जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा पाओगे, लेकिन पाने का वक्त तब आता है एल जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही न होती है। अनुराग वंश के कंधे पर हाथ रख कर कुछ कहता उससे पहले ही वंश बोला, अंडस्को जीजू ने जो किया सही किया अंकल, आरू के लिए मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ, उसका पति होकर मैं ठीक से उसका ख्याल नहीं कर पाया, उसे मेरे रहते हुए एक गुंडे के हाथ में फंसना पड़ा। जीजू ने सही किया मेरे साथ, अगर आज हम वक्त रहते यहाँ नहीं पहुँचते तो आगे जो कुछ भी होता वो सब आरू सह नहीं पाती और ना ही मुझसे बर्दाश्त होता, मैं अभी आरू से दूर रह लूँगा। उद्धरण चिन्ह।
वंश ये बोलते बोलते ददाम से नीचे बैठ गया। एल वहीं उसका हालत देखकर अनुराग के आंखें नम हो गए थे। एल वो भी नीचे बैठकर वंश के गले लगते हुए बोला, अंडस्को वंश बच्चा, मैं अक्षत से बात कर लूंगा, तुम शांत हो जाओ। एल वंश एकदम से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। एल आरुषि से दूर रहने की बात सुनकर ही उसका हालत खराब हो गया था। एल वो फिर से रोते हुए बोला, अंडस्को नहीं अंकल, मुझे ये सजा भुगतना ही होगा क्योंकि मैं इस सजा का हकदार हूँ। अनुराग को अक्षत पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन उसे इस वक्त वंश को संभालना था। वहीं दूसरी तरफ अक्षत का कार आकर लूथरा निवास के सामने रुक गई। एल वहीं आरुषि रोते हुए वैसे ही बैठी थी। एल पूरे रास्ते उसने अक्षत को यही कहा था एल कि वो वंश को माफ कर दे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। एल लेकिन अक्षत तो अक्षत था। एल उसे किसी का भी सुनने का आदत कहा था। एल वो तो अपनी ही करता है। अक्षत आरुषि को देखता है जो लूथरा निवास को देख रही थी। एल उसका वो ससुराल था। एल आरुषि उस घर में बहुत दिन तक तो नहीं रही थी लेकिन जितने दिन थी एल एक प्रिंसेस के तरह ही थी। एल विकास या वंश दोनों में से किसी ने उसे जरा सा भी हट नहीं किया था। एल बल्कि बहुत ही प्यार से ट्रीट किया था। एल अक्षत फिर आरुषि का चेहरा पकड़कर बेहद सख्त आवाज में बोला, अंडस्को तुम अब इस घर में कदम भी नहीं रखोगी, समझी। एल आरुषि रोते हुए अक्षत को ही देखने लगी। एल वहीं अक्षत कार से बाहर आकर कार लॉक कर घर के अंदर चला गया। एल उसे चारू को भी अपने साथ ही ले जाना था। एल वो अब चारू और आरुषि को खुद से दूर रहने नहीं दे सकता था। चारू का रूम जब से अजय कोमा में पहुंचा था तब से चारू उससे जरा भी उससे अलग नहीं हुई थी। एल चारू आरुषि के लिए भी परेशान थी। एल लेकिन विकास ने उसे बताया था कि वंश उसे लेकर कहीं घूमने गया। एल जिस वजह से वो शांत थी। चारू इस वक्त बैठे बैठे ही सो गई थी। एल और अजय तो अभी भी जिंदा लाश बना हुआ था। एल उसकी सांसें तो चल रही थी लेकिन उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं था। वहीं अक्षत चारू के रूम के पास जाकर रुक गया। एल उसकी नज़र सिर्फ चारू पर ही टिकी थी। एल चारू का हालत इन कुछ दिनों में अक्षत के वजह से बहुत ही खराब हुआ था। अक्षत का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। एल उसने ये गेम आखिर खेला क्यों, अभी तक सीक्रेट ही था। एल जोनी को बिना बताए ही मार डाला था। एल क्योंकि अक्षत उसे बताना भी जरूरी नहीं समझता था। एल क्योंकि जॉनी से ज़्यादा उसकी दुश्मनी थी। वो अब बाहर आए थे। एल जब तक वो पूरी तरह अक्षत के जाल में नहीं फंसते तब तक उसका राज भी नहीं खुलने वाला था। वही अक्षत एक गहरी सांस लेकर चारू के पास जाकर उसे अपने गोद में उठाकर रूम से बाहर आ गया। एल उसने एक नज़र भी अपने पिता अजय जिंदल को देखा तक नहीं। एल उसे बस अपनी माँ चारू से मतलब था। एल चारू गहरी नींद में थी। अक्षत चारू को लेकर विला से बाहर जा ही रहा था। एल की तभी उसे सामने विकास विला में आते हुए दिखा तो अक्षत रुक गया। एल फिर वो एक नज़र चारू को देख उससे बोला, अंडस्को मैं माँ को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अक्षत इतना बोलकर बिना विकास के जवाब सुने ही विला से बाहर चला गया। एल आरुषि कार में रोते हुए वंश को याद कर रही थी। एल तभी अक्षत चारू को उसके बगल में सुलाकर आकर पैसेंजर सीट में बैठ गया तो उसकी कार उसके प्राइवेट विला के लिए चल पड़ी। थोड़ी ही देर में अक्षत का कार आकर उसके विला के बाहर रुक गई। एल वही अक्षत कार से बाहर आकर कार का डोर ओपन करता है। आरुषि रोते हुए एकटक चारू को देख रही थी। एल वही चारू तो अभी भी सोई हुई थी। एल वही अक्षत चारू को अपने गोद में लेकर आरुषि को देखने लगा। एल आरुषि नीचे उतरने का मूड में नहीं लग रही थी। वही अक्षत गुस्से से उसका नाम लेता है, अंडस्को नीचे उतरो आरुल। अक्षत की बात सुनकर आरुषि उसे देखने लगी। एल अक्षत के गुस्से से डरकर वो कार से बाहर आ गई। एल वहीं अक्षत चारू और उसे लेकर विला में चला गया। एल अक्षत फिर चारू को रूम में आराम से सुलाकर एल आरुषि को लेकर रूम से बाहर आ गया। एल वही आरुषि रोते हुए उसके पीछे पीछे आ रही थी। एल उसे समझ नहीं आ रहा था एल कि वो अक्षत का मिलने का खुशी मनाए या वंश से दूर जाने की दुख। एल वहीं अक्षत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अंडस्को तुम जाकर रेस्ट करो, हम सुबह बात करते हैं। आरुषि अपनी नम आंखों से उसे एक नज़र देखती है। एल फिर रूम में जाकर डोर क्लोज कर देती है। एल आरुषि डोर से लगता है। एल नीचे सरकते हुए बैठकर वंश को याद करके रोने लगी। अभी तक उसने लूथरा निवास में वंश के साथ जितना वक्त बिताया था, एल शादी के बाद और शादी से पहले जितने वक्त उन दोनों ने साथ में बिताए थे, एल वह आरुषि याद करते हुए रो रही थी। वहीं अक्षत इन सब चीज़ों में ज़्यादा ही थका हुआ लग रहा था। एल वो एक नज़र अपने रूम के तरफ देखता है। एल फिर वो अपने सर पर हाथ फेरते हुए रूम के तरफ चल पड़ा। अक्षत आरुषि को कब तक वंश से दूर रखने वाला है, अब आगे क्या राज खुलने जा रहा है, इससे आगे जानने के लिए सुनना न भूले अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हैक नॉवल वर्ल्ड पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए।